जय हिंद साथियों, एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए हम आज अपनी क्लास शुरू करते हैं। 70 क्वेश्चन कल हमने कर लिए थे, प्रैक्टिस करके आप आए होंगे रिवीजन करके। सैटरडे की क्लास हमने संडे को सुबह में 8 बजे ली थी, सैटरडे को नहीं हो पाई थी। और कल मंडे की क्लास तो हो गई थी है। अब ये क्लास देखिए हमारी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इसमें? 15,600 की राशि आंशिक रूप से 7% प्रति वर्ष और शेष 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। क्या कितनी है? 15,600 की राशि है। कितने? एक बार 7% पर, एक बार 9% पर। यदि 3 वर्षों में कुल ब्याज 3,738। ये देखो प्रति वर्ष का हिसाब है, तो या तो ये देखो 3 वर्ष का है, 3 ईयर का ही तो है। कितना है? 3,738। तो हम 1 साल का निकाल लें। क्यों? 1 साल का फिर हमें परसेंटेज निकाल लेंगे कितना ब्याज है। देखो 3 ईयर का कितना है ब्याज? 3 ईयर का है 3,738। तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 और 3, तो ये 1 ईयर का हो जाएगा। ये 1 ईयर का कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 दूनी 6, 1 3 13, 3 चौक 12, 1 8 8, 3 17, तो 1 ईयर का 1246 हो गया। तो ये देखना कितना परसेंट है इसका। ये अब हमें टोटल 1246 रुपये ब्याज मिलता है 1 साल का, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बोला? इन्होंने एक टुकड़े में 7%, एक टुकड़े में 9%, यानी कि मतलब 7% पर कुछ राशि दी है, दूसरी राशि 9% पर दी है। ओवरऑल मिला के हमें कितना मिलता है? 1246। तो हम क्या क्या 1246 लिखते हैं यहाँ पे, एलिगेशन लगा दें? भाई साहब गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये चीज देखो परसेंट में दी है, तो या तो इसे भी परसेंट में करो या फिर इसे वैल्यू बनाओ, ठीक है। कैसे भी कर लो। देखो आज मैं तुम्हें दोनों तरह से करके दिखाता हूँ। हमने इसे मान लीजिए, हमने इसे परसेंटेज बना लेते हैं, ठीक है। हमने इसे परसेंटेज बना लेंगे। देखो परसेंटेज बना के ही आज सवाल किए हैं सभी, लेकिन आज ये देखो दोनों तरह से करके दिखाऊंगा। कभी आप नहीं कर पाओ एक तरह से, तो दोनों तरह से कर लो। कितना? 1246। तो ये देखो परसेंट निकालो। 1246 कितना परसेंट है? कितने का? टोटल राशि कितनी? 1500। 15,600 रुपए है और उस पर 1246 ब्याज मिला है 1 साल का। तो परसेंट लगाना, कितना परसेंट हो गया ब्याज? 15,600 और गुणा 100%। ऐसे ही तो निकालते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, या 156 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। एक बात करे, 3 से काटे पहले। 3 पंजे 15, 3 से 3, 4 6 10 2 12 1 13, 3 से नहीं कटेगा। 156, 3 से देखो 156 तो कट जाएगा। कितना कितना? 3 पंजे 15 है, और 3 दूनी 6, तो ये तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो देखना 13 से काटो, 13 से कट जाएगा ये। 13, 13 अट्ठे 113, नेमा 170 है। 13 नेमा 117 होते हैं। कितना बचा? 7 और 6 76। अब 13 से 76 भी नहीं कटेंगे। तो भाई साहब 4 से देखना, 4 से कट जाएगा, 4 से भी नहीं कटेगा। तो कोई नहीं, हम इतना ही लिख लो। जब कोई चीज नहीं कट रही है, 2 से काट के देख लो। छोटी संख्या 2 से काट लो। देखो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14। कितना बचा? 1 6 16, 2 अट्ठे 16। इसे काट लो। 2 छंग 12, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 3 थे 623/78 कर लो। कोई दिक्कत किसी को? हम कर लेते हैं 623/78%। ठीक, कोई किसी को दिक्कत नहीं होती। तो सर कितना लिखते हैं? 623/78। यहाँ पे बटे में 78 है, तो गुणा यहाँ पे 78 से करो। तो गुणा यहाँ भी 78 से होगी, तो गुणा यहाँ भी 78 से होगी। अब देखो 78 एकम ये तो कट गया। ऊपर कितना रह गया? अब दोबारा से देखो, 7 अट्ठे 56 के 6 हासिल कितना हो गया? 5, 7 सत्ते 49 और 5 54, ठीक है। अब ये करो, 9 अट्ठे 72 के 2 हासिल 7, 9 सत्ते 63 और 7 70, ठीक है। 9 अट्ठे 72 के 2 हासिल 7, 9 सत्ते 63 7 70, और ये कितना हो गया? 623, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, अब हमें लगा दो। 623 में से 546 घटाओ। देखो 623 में से 546, बड़े में से छोटा घटता है। 13 में से 6 गए 7 बचा, यहाँ रह गया 2, यहाँ से ढाई 12 11, 11 में से 4 गए 7 बचा, यहाँ रह गया 5। कोई दिक्कत नहीं। इतना कितना बचा? इधर देखो, इधर बचा 77, क्योंकि इसमें से ही ये घटा रहा है। इधर तो 77 बचा। इधर कितना रह गया? 702 में से 623 घटा दो। 702 में से 623 घटाओ। 12 में से 3 गया 9 बचा, यहाँ रह गया 9 में से 2 गया 7 बचा, और यहाँ कितना रह गया? 12 में से 3 गया 9 बचा, यहाँ रह गया 9 में से 2 गया 7 बचा, यहाँ रह गया 6 6 में से 6 कितना?
79, 77 और 79, 79.77 हो गया हमारा ये। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, पूछ क्या रहे हैं अब इसमें, अब जो पूछ रहे हैं वो बता दो। कह रहे हैं 7% पर कितना धन निवेश किया गया था, टोटल धन की पूछ रहा है। तो ये हमने क्या बोला, ये प्रतिफल ही तो निकल के आता है, टोटल जो वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से टोटल कितना हो गया, 7 और 9 16 के 6 हासिल 1, 7 7 14 1 15, 156, 156 हमारे हिसाब से टोटल है। लेकिन इन्होंने टोटल कितना दिया है, 15,600। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 15,600। देखना 156 तो 156 है ही, 100 से गुणा हुई है, 2 जीरो बढ़ गए। तो पूछ रहे हैं 7% वाले, तो 7% वाला यही तो था निवेश, तो कितना था, 79। इसकी गुणा कर दो तो 79 के आगे 1 2 जीरो लगा दो, क्योंकि 100 से गुणा हो जाएगी। अगर ब्याज पूछते तो इसका 79 का 7900 गुणा कितना परसेंट, 7% है, और 3 साल का ब्याज था, तो 7 या 21% निकाल देते, आंसर आ जाता। ठीक है, अब छोटी चीज, मैंने बोला ये सवाल दोनों तरह से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरह से बता दे रहा हूँ। ठीक है, इस पे हमें मालूम है 3 साल का ब्याज है ये, हम 1 साल का निकाल लो। 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 1246, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1 साल का हमने कर लिया, लेकिन टुकड़ों में निकालो अब कितना होगा, पहले पे 7% है, तो 15,600 हमने मान लिया, टोटल 7% मान लिया, 7% है तो 7 बटे 100 निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 7 पंजे 35, 4 39 के 9 हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10, 1092 हो गया, 1092। ठीक है, दूसरा वाला ब्याज कितना था, 9%, तो इसकी भी वैल्यू बना लो, परसेंट से हटा दो, 15,600 का 9% निकाल देते, 15,600 गुणा 9/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 पंजे 45, 5 50 का 0 हासिल 5, 9 1 9 और 5 14, कितना हो गया, 1404, 1404। ठीक है, ध्यान सुनना, और ओवरऑल हमारा ब्याज कितना आया, 1246। 7% पे इतना मिला, ये 7% वाला है, ये 9% वाला है, ओवरऑल मिला के इतना मिला है, क्योंकि 1 साल का हमें निकालना, तो 1 साल कर लिया। 1000, अब 1246 में से 1092 घटा दो, 1246 बड़े हैं, 1092 घटाओ, 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4, 14 में से 9 गया, कितना बचा, 5, यहाँ रह गया 1, 154, कितना आ गया, 154। ठीक है, इधर कितना, 1404 में से 1246 घटा दो, अब ये सब कुछ हटा दे, 1404 में से 1246 घटा दो, दोनों तरह से कर सकते हैं एक सवाल को, 1404 में से 1246, 1404 घटाओ, 14 में से 6 गया 8 बचा, यहाँ रह गया 9 में से 4 गया 5 बचा, यहाँ कितना रह गया, 3 में से 2 गया 1, 158 बचा। देखो 2 से काट दो अब इसे, 158 इसमें आ गया, ये इसमें आ गया। ठीक है, काटो, 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 18 2 में 18, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 4 14, 2 सत्ते 14, देखो 79 77, यहाँ भी जैसे 79 77 का आया था, यहाँ भी 79 77 आ गया। अब बकाया आगे की प्रक्रिया सेम रहेगी। तो देखो मैंने बोला या तो सबको परसेंटेज में बदल लो, या सबको वैल्यू बना लो, कैसे भी कर लो, आपको तरीका, हर तरीका आना चाहिए सवाल करने का, इसीलिए मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अब करना आपको कैसे है वो आप देख लेना, जैसा आपको उचित लगे। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट सवाल, देखिए ये सवाल, इन्हें बोला है 10,200 की एक राशि 3 वर्षों के लिए अंशतः, अंशतः मतलब अंश, टुकड़ा, हिस्सा 8% प्रति वर्ष और शेष 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि कुल ब्याज 2,124 है तो 6% प्रति वर्ष पे निवेश की गई राशि, इन्होंने देखो 3 वर्ष के लिए बोला है। अब देखो ये 8% क्या है, प्रति वर्ष है, एक वर्ष का 8% दर, तो दूसरा 6% ये प्रति वर्ष का, मतलब एक वर्ष का। अब बोला 3 वर्षों का है, तो ब्याज ये कितने वर्षों का होगा, ये 3 वर्षों का, 3 वर्षों का ब्याज है, तो कोई दिक्कत नहीं। 3 ईयर का कितना है ब्याज, 2124, हम पहले 1 साल का निकाल लें, तो 1 ईयर का कितना हो गया, देखो 3 से भाग कर दो, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 0 3 अट्ठे 24, ठीक है, तो 708। तो देखो ये भी परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज, तो इसे परसेंटेज बना लें, तो 708, टोटल राशि कितनी है, 10,200, तो 10,200 का कितना परसेंट है, बटे 10,200, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। पीछे वाली क्लास में मैंने परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस की सब और क्लासें लगा दी थी, जिसने नहीं किया है वो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और SI CI ये कर ले। ठीक है, पुरानी चीज क्लासें करके तब इस क्लास में आए, क्योंकि एलिगेशन से ज्यादातर हर तरह का क्वेश्चन निकलता है, डिस्काउंट का निकल जाएगा, SI का निकल जाएगा,
प्रॉफिट लॉस का निकल जाएगा, परसेंटेज का निकल जाएगा, रेशियो के निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो पीछे वाले चैप्टर मजबूत कर लें, तब एलिगेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पीछे के सवाल हर तरह से अलग अलग तरह से कराए है मैंने, लेकिन यहाँ पे देखो एलिगेशन से कौन कौन से सवाल किए जा सकते हैं, इसलिए मैं हर सवाल बता रहा हूँ आपको समझा के, ठीक है। तरीके आपके पास 2-3 हो जाएंगे, फिर आपको जो इच्छा वैसे करना। देखिए 2 जीरो से पहले हमने 2 जीरो ये काट दिए, ठीक है। अब कितना बचा 102। देखो 100 सत्ते 700, ठीक है, ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो 2 से काटे 708 ही हो जाएगा, 708 हो जाएगा। ये 3 साल का है, तो 708 बटे कितना 10 200 और गुणा 100%। अब देखो 2 से काटेंगे 51, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 35 दूनी तो 70 होता है, और 2 चौक 8। अब वो कितने से काटें, 3 17, 17 दूनी 34, 1 और 4 नहीं बचेगा, 3 से काटो, 3 से काटेंगे तो 17 तिया 51, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 4 24, 3 अट्ठी 24, कितना आ गया 118 बटे 17, 118 बटे 17%। अब ये कटेगा नहीं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं कटेगा। हमें क्या करना, हमें अपना काम हमारा हो गया। तो हम एक तरफ लिखेंगे कितने 8%, दूसरी तरफ कितना है ब्याज, दूसरा टुकड़ा कितना है 6% का, ठीक है। 8% और 6% लिख लिया। और तीसरा दोनों को मिला के जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है, हमने बोला 2 को मिला के तीसरा कितना मिलता है 118 बटे बटे 7%, ठीक है, बटे 7%, परसेंट हटा दो, ठीक है। इसके बटे में 17 है, 17, तो 17 से इसमें भी गुणा करो। हमने बोला इसे बटे में खत्म करते हैं, तो खत्म करने के लिए क्या होता है, गुणा की जाती है, किसने 17 से इसमें गुणा कर दो, तो 17 से इसमें भी गुणा होगी, तो भाई साहब 17 से इसमें भी गुणा होगी। तो इन्हें सही करके लिख लो, कितना हो गया 17 एकम 17 एकम, तो ये 17 अट्ठे 136 और 17 छक्का 102 और 118 ये। अब लगा लो एलिगेशन, अब हमारा निकल आएगी वैल्यू। तो 118 और 36 है तो कितना 18 बचा, 102 और 18, 18 में से 2 घटा दो कितना बचा 16 बचा। ये अनुपात में होता है, तो 2 अट्ठे 16 और 2 नेम 18, तो कितना आ गया 8 अनुपात, ठीक है। अब ये बोल क्या रहा है वो देखो, इन्होंने बोला है 6% प्रति वर्ष पर निवेश की गई राशि, तो टोटल कितना हो गया 8 और 9 17, 17 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है कितनी है 10,200, टोटल हमारी राशि यही तो हो गई। ये हमने बोला राशि का प्रिंसिपल जो होता है उसका रेशियो निकल के आएगा, तो हमारे हिसाब से 8 और 9 17 है, लेकिन इन्होंने क्या बोला नहीं 17 नहीं, एक कितना है 10,200, तो 17 छक्का 102 होते हैं उसके आगे 2 जीरो और लगे, तो कितने से गुणा हुई है 600 से। तो कौन सी 6% वाली पूछिए, तो 6% वाली कौन सी है ये 6% वाली, ध्यान रखो ये, तो इसकी वैल्यू पूछिए, तो इसमें भी गुणा कर दो कितने से 600 से, कितने से हो गई 6 नेम कितने हो गए 54, 54 के आगे एक और एक 2 जीरो, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ठीक, इसमें पहले वाले में हमने टिक नहीं लगाई, इसमें 71 में कौन सा आया आंसर हमारा 7,900, 7,900, ठीक है। ठीक है, आगे देखो तीसरा सवाल देखो, इसमें क्या कह रहे हैं, पढ़ो इस सवाल को। कह रहा है एक व्यक्ति के पास 10,000 है, 10,000 रुपए, ठीक है। उसने इसके एक हिस्से को 15% साधारण ब्याज तथा शेष हिस्से को 10% साधारण ब्याज पर उधार दी, 5 वर्षों बाद उसे 6500 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हुए, उसके द्वारा उधार दी गई राशियों का अंतर, ठीक है। बस कुछ नहीं तरीका भाई, ये देखो 5 वर्ष का है ब्याज, 5 ईयर का कितना है 6,500, एक ईयर का निकाल दो 5 एकम 5 और 5 से काटोगे तो 13 पंजे 65 होते हैं, 13 जीरो, तो 1 ईयर का कितना हो गया 1300, ठीक है। अब देखो ये चीज परसेंट में, ये चीज परसेंट, तो इसे भी बना लो, तो टोटल कितना है 10,000 और उससे ब्याज कितना मिला है 1 साल का 1300, कितना परसेंट हो गया 10,000 का, निकाल दो 10,000 1300 बटे 10,000 गुणा 100%। देखो एक जीरो दो जीरो से, एक जीरो दो जीरो ये काट दिए, और एक जीरो दो जीरो से एक जीरो दो जीरो ये काट दिए, तो कितना बचा 13%, ठीक है। तो अब बस अब निकाल दो, पहले पे कितना मिला है 15%, दूसरे हिस्से पे कितना मिला है 10%, और ओवरऑल दोनों को मिला के कितना मिला है 13%। निकाल लो किस अनुपात में इनकी जो राशि है वो है 15 और 13 2, 10 और 13 3, अंतर आ गया 3:2 के अनुपात में है। तो इन्होंने क्या बोला, उनके द्वारा दी गई राशियों का अंतर, तो पहले 3 और 2 टोटल कितनी है 5, लेकिन 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10,000, 5 की वैल्यू कितनी है 10, 1 2 3, तो 5 में कितने से गुणा हुई है 5 दूनी 10,
और उसके बाद 1 2 3 2000 से गुणा हुई है, 2000 पंजे ही तो 10,000 होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये नहीं पूछा इसकी वैल्यू कितनी, इन्होंने बोला इन दोनों का अंतर बताओ, तो 3 और 1 का अंतर 1 है, तो 1 की वैल्यू निकाल दो, तो कितनी होगी, कितने से गुणा हो गई, इसमें भी 2000 से, तो अंतर कितना हो गया, 2000 रुपए का अंतर। कोई चीज कठिन है इसमें? बहुत से लोग करते हैं, पहले ऐसे निकालेंगे 2 को, फिर 3 को निकाल लेंगे, फिर 2 में घटाएंगे, तो जैसा आप चाहो वैसे कर लो। हमें तो ये ठीक लगा, क्योंकि अंतर इसमें बार बार गुणा करनी पड़ती है, इसमें एक बार गुणा करके काम चल गया, ठीक है। आगे देखो, इजी इजी सिंपल सवाल है, क्या ना, एक का देखो किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। मैंने क्या बोला, मैंने कहा रेशियो जब किसी पे लगता है तो किसी के रिलेशन में लगता है, कैसे, जैसे इस पे लगा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, प्रति घंटा आ गया यहाँ पे। कभी आता है 20 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे सेकंड आ गया, तो ये क्या चीज आ रही है, ये घंटा आ रहा है, ये सेकंड, ये क्या है, ये है तो समय ही, समय है। तो हमेशा स्पीड पे जब रेशियो लगेगा, एक स्पीड यहाँ होगी, एक स्पीड यहाँ होगी, दोनों की एवरेज स्पीड यहाँ होगी, तो जो नीचे रेशियो निकलेगा वो किसका निकलेगा, टाइम का, किसका निकलेगा, टाइम का। ये चीज छोटी छोटी होती है, ध्यान रखने वाली, तो यहाँ पे जो अनुपात आएगा वो समय का आएगा, ठीक है, क्योंकि समय का मैंने बताया रिलेटेड में आता है, किस हिसाब से आता है, जैसे इसमें स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ जो प्रति घंटा है, तो जो रेशियो आता है वो चीज इस वाली आती है, आप बोलते हैं 20 रुपए प्रति किलोग्राम। जब किलोग्राम की किसी चीज की बात होती है, तो यहाँ पे क्या आता था, वजन आता था, वजन किलोग्राम में, तो यही चीज ध्यान रखो, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहोगे फिर समझ में आती रहेंगी। तो देखो, एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 30 मिनट चलती है, 30 मिनट चलती है, ठीक है, कितने, 30 मिनट चलती है। x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट चलती है, ठीक है। यदि पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, मतलब एक चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी चाल इन्होंने दे दी x किलोमीटर प्रति घंटा, सब मिला के 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तो ये नीचे क्या आता है, नीचे टाइम आता है ना, मैंने बोला टाइम, तो उसका देखो 20 किलोमीटर के हिसाब से कितनी देर, 30 मिनट चली है, तो यहाँ पे 30 मिनट लगा देंगे। मैंने कहा यहाँ पे स्पीड आ गई 1, स्पीड आ गई 2, और यहाँ पे एवरेज एवरेज स्पीड आ गई टोटल मिला के, और जो नीचे आता है वो क्या आता है, टाइम, ठीक है। अब फिट कर दो टाइम, यहाँ पे टाइम 1 और टाइम 2, टाइम 1, तो बस इसमें फिट कर दो, देखो कैसे फिट कैसे करना है। देखो स्पीड 1, पहली स्पीड कितनी है, 30 में 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, उसके हिसाब से टाइम कितना, 30 मिनट चलती है, तो पहले वाले का टाइम पहले वाले के नीचे कितनी देर चलती है, 30 मिनट, ठीक है। अब स्पीड 2 कितनी है, स्पीड 2 बोली है x किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं पता है हमें x, ठीक है, उसके हिसाब से कितनी देर चलती है ये, उसके हिसाब से चलती है भाई साहब 45 मिनट, ठीक है। ये चीज आती है अनुपात में, ध्यान रखना ये, ठीक है। तो एवरेज कितनी हो गई, ओवरऑल कितनी हो गई, दोनों को मिला के चाल क्या है ना, कार की औसत चाल कितनी हो गई, 14 किलोमीटर, कितनी हो गई, 14। बस एलिगेशन ऐसे 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 और ऐसे लगा जाता है। तो देखो, अगर ये चीज रेशियो में ऐसे काटो तो काट लेते हैं, 15 दूनी 30, 15 तियां 40, ठीक है, तो कितना आ गया, 2:3 कट के आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ये वाली चीज निकालनी है, अब हम कैसे क्या करें, देखो सबसे पहला तरीका ये होता है, देखो शॉर्ट मारना चाहो तो आप कैसे, 20 और 14, 20 में से 14 गया, कितना बचा, यहाँ पे 6 बचा, तो 3 का कितना बच रहा है, यहाँ पे दूना बच रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 का कितना बचेगा, दूना बचेगा, 4 बचेगा, सीधी बात है निकालने वाली, शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखो 20 और 14 का डिफरेंस ही तो करते हैं, तो आया 6, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है, 3, तो 3 का कितना है, दूना ही तो है, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 का दूना 4, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 4, ठीक है। सोचो, जब यहाँ 4 है, तो एक बार ये 14 देखो इससे छोटा है, तो इस वाले से बड़ा होगा, एक बार 20 में से 14 घट गया, तो फिर दूसरे क्या होगा, दूसरा जब छोटा होगा तो 14 में से वो संख्या घटेगी, तो 14 में से कितना घटाइए, 4 बचा है, तो कितना घटाए, तो 10 घटाए, 14 4 जोड़ दो 10, तब 14 में से 10 घटाओगे तभी तो 4 आएगा, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये तो आ गया शॉर्ट तरीका आपको, और आपको अगर ये नहीं आता तो आपको तरीका, फिर ये तरीका क्या होता है, तरीका कैसे होता है सवाल करने का, हमने बोला इसकी गुणा इससे करते हैं। तरीका क्या होता है, जब कोई संख्या इसमें नहीं पता होती है, नीचे वाला रेशियो पता होता है, तो इसकी गुणा इससे, ठीक है, इसकी गुणा इससे, ठीक, कर देते हैं गुणा। ये लग रहा है नीचे को जा रहा है तीर, तो तीर थोड़ा सही से बनाए, ठीक है, इसकी गुणा किससे हो गई हमारी, इससे, ठीक, और बराबर क्या निकल के आता है, ये बीच वाली संख्या निकल के आती है, तो बीच वाली संख्या निकल के आती है, कितनी निकल के आएगी, 14, बराबर कितना, 2 की गुणा
20 से 20 दूनी 40 प्लस, या फिर ऐसा करो बाद में लिख दिया करो, 14 को हम बाद में लिख देते हैं। कितना हो गया 2 की गुणा 20 से कितना हो गया 40, ठीक है। और इसकी गुणा x की गुणा 3 से तो कितना हो गया 3x, जुड़ जाते हैं, बटे कितना 2 और 3 कितने, इसे इसे जोड़ लेते हैं, 2 और 3, और बराबर जो निकल के आती है वो बीच वाली संख्या निकल के आती है। अब बीच वाली नहीं दी होती तो हम निकाल लेते, अब जब दी है तो उसे लिखना पड़ेगा बराबर में, ठीक है। x का मान फिर निकल आएगा, देखो 5 की गुणा 14 से होगी 70 हो जाएगी, ये कितना होगा 3x बराबर 14 पंजे ये 70 हो गया, और फिर ये 40 प्लस में इधर जाके माइनस में हो, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, 70 में से 40 गया 30, तो x बराबर इधर 3 है तो 30 बटे 3, 3 एकम 3, 3 ढाई 30, तो बराबर कितना आ गया 10, ये हमारा आंसर, ठीक है। ठीक, ये तरीका हो गया करने का। आगे देखो, कह रहा है एक आदमी 60 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। अच्छा, क्या किलोमीटर और किलोमीटर पे एवरेज लग जाएगा तो क्या निकलेगा, किलोमीटर किलोमीटर का हिसाब किताब, यहाँ पे भी किलोमीटर, यहाँ पे भी किलोमीटर, यहाँ पे भी किलोमीटर, तो क्या निकलेगा नीचे, कुछ नहीं कर सकते ऐसे, किसी के संदर्भ में होना चाहिए रेशियो, ठीक है, रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये केवल किलोमीटर दी है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा होती, किलोमीटर प्रति घंटा, तो नीचे क्या निकलता, घंटा निकलते आगे, ठीक है, टाइम निकलता, लेकिन यहाँ पे ये टाइम दिया नहीं है, यहाँ तो दूरी दी है। तो हम क्या करेंगे, 60 किलोमीटर चलता है कितनी देर में, 5 घंटे, 60 किलोमीटर 5 घंटे में, ठीक है। तो स्पीड कितनी हो गई, स्पीड इक्वल टू कितनी हो गई 60 बटे 5, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 5 एकम 5, 12 पंजे 60, तो कितनी हो गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा से वो चलता है व्यक्ति, ठीक है। लेकिन क्या कहना है इसका एक हिस्सा ट्रेन का, अब इस वैसे अगर वो स्पीड चलेगा तो कितनी आएगी उसकी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, 60 किलोमीटर कितनी देर में जाता है, 5 5 घंटे में जाता है, तो हमारे हिसाब से 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई उसकी, ठीक है। लेकिन इस स्पीड को क्या हुआ, ये एवरेज स्पीड होगी, एवरेज क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी, क्यों, क्योंकि भाई साहब एक बात बताओ हमें, उसने वो जो दूरी है वो 2 टुकड़ों में तय की है, क्या ना, एक हिस्सा हिस्से में तय की है, एक बार में नहीं, टोटल टाइम उसे 5 घंटा लगा 60 किलोमीटर की, तो हमारे हिसाब से एवरेज एवरेज टाइम जो होगा उसकी एवरेज स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कह रहा एक हिस्सा ट्रेन से, तो 2 टुकड़ों में करता है, कैसे कैसे, एक तो ट्रेन से चलता है, ट्रेन से, तो ट्रेन से कितनी चलता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड ही दे दी, स्पीड दे दी किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, चाल से। तथा दूसरा हिस्सा पैदल चलता है, कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा, पैदल कितना चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड आ गई, स्पीड आ गई, ठीक है, 10 किलोमीटर, तो ट्रेन की द्वारा तय की गई दूरी, दूरी निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। इससे ये ट्रेन से ले ली, ये देख लिया हमने पैदल, ये अगर लिखना चाहो तो लिख लो, ट्रेन और ये पैदल, पैदल मतलब ऑन फुट लिख लेते हैं, लेकिन मत लिखो क्योंकि पता ही है हमें ट्रेन और पैदल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पैदल को ऑन फुट कर दो या वाई फुट कर दो, ठीक है। अब याद रहेगा क्योंकि 10 किलोमीटर वाला पैदल है, ठीक है। अब दोनों को मिला के हमारी एवरेज स्पीड, ट्रेन से इतनी स्पीड से गया, पैदल इतनी स्पीड से गया, ओवरऑल हमने अगर अपनी स्पीड निकाली तो कितनी आ गई, तो 60 किलोमीटर 5 घंटे में तय करने में लगा था। आप देखो कहीं है, आप यहाँ अपने घर हैं, आप बरेली है, ठीक है, और आपको जाना है दिल्ली, दिल्ली जाना है, ठीक है, आप है बरेली, बरेली और बरेली दिल्ली जाना है। अब आप क्या करते हैं, बरेली से बैठे, आप ट्रेन पे गए मुरादाबाद तक, बरेली से बैठे और मुरादाबाद तक गए ट्रेन से, ठीक है। इसमें आपको लग गए 3 घंटे। अब फिर मुरादाबाद से क्या आप बस में बैठे और फिर दिल्ली पहुँच गए, इसमें आपको 2 घंटे लग गए। तो टोटल मिला के 5 घंटे लगे आपको। अगर हम अपने हिसाब से देखा जाए तो हमें ओवरऑल 5 घंटे मिले, और दूरी कितनी है, जैसे यहाँ पे 200 किलोमीटर मान लो, तो हमें 5 घंटे लगे, तो हमें अपनी स्पीड निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 5 चौक 20, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे हिसाब से निकले। लेकिन जब कहीं ट्रेन से गए हैं तो 3 घंटे लगे हैं, तो जितनी दूरी तय की होगी उसके हिसाब से ही तो निकालेंगे, कितनी स्पीड से ये गए, कितनी स्पीड से ये गए, हमारे हिसाब तो हमने टोटल निकाल दिया, हमारा इतना आया। अब इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने वही चीज़ दी है 2 टुकड़ों में, एक बार दे दी पैदल, एक बार ट्रेन से, और ओवरऑल हमने निकाल ली कितना लगा। तो बस ये पूछ रहे हैं पैदल कितनी दूरी चली, तो ट्रेन से तय की गई दूरी, तो हम कैसे निकालेंगे दूरी? सबसे पहले हमने क्या बोला, ये स्पीड हो गई किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो है। तो हमेशा रेशियो किसका निकल के आएगा, घंटा, ये जो बटे में होता है टाइम का रेशियो निकल के आएगा, टाइम। हमारे हिसाब से एवरेज स्पीड कितनी है 12, तो निकाल लो भाई साहब कितना हो गया, इधर 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 ये कर दो, इधर ये कर दो, तो 15 में से 12 गया 3,
और 10 में से 12, 12 में से 10 गया 2, तो 2:3। कहने का मतलब टोटल कितना टाइम लगा, 2 3, तो टोटल टाइम कितना लगा, 2 इधर लगा 3 इधर लगा, टोटल टाइम 5 लगा हमारे पास। लेकिन इन्होंने कितना दिया है, कुल टाइम कितना लगा है, 60 किलोमीटर की दूरी कितने 5 घंटे में ही दी गई है, तो टोटल टाइम तो यही हो गया 5 घंटा। तो 5 की वैल्यू कितनी है, 5 गुणा 1 से, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 आवर, और 2 की वैल्यू कितनी हो गई, इसके भी 1 से 2 आवर। लेकिन पूछा क्या है इन्होंने, इन्होंने ये पूछा है कि ट्रेन से तय की गई दूरी। अब ये चीज़ क्या है, ये स्पीड है ना, ये स्पीड है, और ये टाइम है। ये क्या चीज़ है, ये टाइम निकल के आता है, ये टाइम है, और ये यहाँ पे स्पीड है। तो हमें ट्रेन वाली दूरी, डिस्टेंस बराबर निकाल दो, डिस्टेंस बाई ट्रेन, डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालिए कौन सी, डिस्टेंस किसकी निकालनी है, बाई फाई मत लिखो, टी से लिख लो, TRAIN। ट्रेन की डिस्टेंस निकालनी है, ट्रेन से कितनी दूरी तय करी। तो कैसे निकाल दोगे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, 15 थी ट्रेन से, और कितनी देर चला है, 2 घंटे। 15 गुणा तो बराबर कितने हो गए, 30 किलोमीटर। ठीक है, आंसर आ गया। अगर पैदल की निकालते तो पैदल की चाल कितनी थी, 10 पूछते तो, और कितनी देर चली है पैदल, 3 घंटे। तो 10 गुणा 3, 10 या 30 किलोमीटर, ये भी 30 आ जाती निकल के। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल देते हैं। बस ये चीज़ ध्यान रखना है, ये जो नीचे आ रहा है रेशियो आ किसका रहा है। ठीक है, आगे देखो, है ना, एक आदमी 255 किलोमीटर 7 घंटे में, 7 घंटे टोटल टाइम लग रहा है, लेकिन कितनी, 255। तो हमारे हिसाब से एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, AVG, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 255 डिस्टेंस अपॉन टाइम, 7। अब क्या 7 से कट जाएगा, 7 तियाँ 21, 4 5 45, नहीं कटेगा, तो भैया इतनी लिख दो, KM पर आवर। तो इतनी किलोमीटर लिख दो, क्या 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 आ जाएगी, AVG एवरेज स्पीड। हम टोटल लिख दे रहे हैं, एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, टोटल कितना टाइम लगा है इसे, 255 और बटे 7, ये हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड। ठीक है, क्यों क्यों, क्योंकि भाई साहब 255 दूरी 7 घंटे में तय की है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम इतना है, ये टोटल हो गया। है ना, 2 चरणों में तय करता है, 2 टुकड़ों में तय करता है। ठीक है, 1 मिनट रुकना आप। अब देखो, इसे देखो सही से, सही से देखना, इतना काम हमने कर लिया, 255/7, 7 से 255 कटेगा नहीं, तो हम काटेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 चरण बताए, मतलब 2 टुकड़ों में एक प्रकार से। प्रथम चरण में वह बस से, पहली बार बस से चलता है, कितनी स्पीड है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ओवरऑल स्पीड हमने निकाल ली, कितनी हो गई, इतनी। बस से कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कह रहा है तथा दूसरे चरण में ट्रेन से 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो बताइए उसने बस से कितनी दूरी तय की। तो बस, तो पहले ये बस से हो गई, ये ट्रेन से हो गई, ओवरऑल कितनी, ये बस हो गई, ये ट्रेन हो गई। ठीक है, ओवरऑल कितनी हो गई, 255/7। अब भाई साहब क्या ऐसे 7 को खत्म करना है, तो इधर गुणा करो, तो गुणा इधर भी होगी, गुणा इधर भी होगी। अब इसे सही करके लिख लो, 7 से तो 7 गया, खत्म, 3 7 21, ये हो गए 210। ठीक है, ये बस है, एक बार लिख लो तुम्हारे याद के लिए, वरना कंफ्यूज, ये हो गई ट्रेन। ठीक है, ट्रेन। ठीक, और ये कितना हो गया, 45 7, तो 7 पंजे 35 के 5 हासिल, 3 7 चौक 28, 3 31, 315। ठीक, और यहाँ पे बीच में कितना आ गया, 255। अब घटा दो ये, 255 में से 10 घटाएगा कितना, 45 बचेगा। अब 315 में से 55 घटा दो, 45 ये बचेगा, 15 ये, 45 और 15 60 बचेगा। ठीक है, ये अनुपात में आता है, तो 15 चौका 60, 15 तियाँ 45, तो कितना हो गया, 4:3। ये क्या निकल के आता है, ये टाइम निकल के आता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टाइम निकल के आता है। तो बताओ, टाइम ओवरऑल, पहले टाइम मैच कर लो कितना था। तो टाइम कितना था, 4 और 3, हमारे हिसाब से 7 है, इनके हिसाब से भी कितना है, 7 घंटे। तो 7 की वैल्यू कितनी, 7, तो 3 की वैल्यू कितनी, 3, और 4 की वैल्यू कितनी, 4। कोई दिक्कत किसी को, क्योंकि जब इन्होंने दे दिया हमारे हिसाब से टोटल टाइम, इनके हिसाब से 7 घंटा लगाया, हमारे हिसाब से भी 4 और 3 7 निकल गया, तो 7 की वैल्यू 7, 3 की 3, 3। तो डिस्टेंस किसकी पूछ रहे हैं, बताओ, डिस्टेंस पूछ रहे हैं, डिस्टेंस किसकी पूछ रहे हैं, डिस्टेंस किसकी पूछ रहे हैं, बस वाली, है ना। यात्रा करता बस से कितनी दूरी तय की, तो इक्वल टू कितनी हो जाएगी, बस वाली, बस की चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा,
और तय कितनी की है, टाइम कितना लगाया है, 4 घंटे। तो 30 × 4, 3 × 4 = 12, 120 किलोमीटर। ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे देखो। एक आदमी 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें से कुछ साइकिल और कुछ पैदल, ठीक है। यदि साइकिल की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा और पैदल की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया। साइकिल की कितनी है, 9 किलोमीटर, पैदल की कितनी है, 4 किलोमीटर, ठीक है। तो उसके द्वारा साइकिल और पैदल चलने के लिए लिए गए समय का अनुपात, ये तो समय का अनुपात पूछ लिया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसकी स्पीड हो गई साइकिल और ये पैदल हो गई, और पूछ किस रहा है, साइकिल और पैदल ही बात पूछ रहा, पहले साइकिल बाद पैदल, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले टोटल दूरी में कितना टाइम लगा है, पहले एवरेज स्पीड निकाल दो। एवरेज स्पीड कितनी हो गई, तो कितनी हो गई, 61 किलोमीटर कितनी देर में चल रहा है, 9 घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटा कटेगा है नहीं, तो इतना ही लिखा रहने दो। तो एक साइकिल से ये पैदल इतना, ओवरऑल मिला के कितना चल रहा है, 61/9। तो इसे 9 को खत्म करो, यहाँ पे गुणा, यहाँ पे गुणा, यहाँ पे गुणा। अब सही करके लिख लो, कितना हो गया, 9 ने 81 हो गया, इधर हो गया 4 ने 36 हो गया, इधर 9 एकम 9 एकम, ये खत्म हो गया, तो 61 एकम 61 हो गया। बस कर दो, ये तो बहुत इजी सवाल निकला। 81 में से 61 घटाओगे कितना, 20। 36 में से 61 घटाओगे, 61 में से 36 घटाओगे तो कितना बचा, 25। 25 ही बचा, देखो 11 में से 6 गए 5, रह गया 5 में से 3 गया 2, तो 25। ये हो गया अनुपात, तो 55 25, 5 चौक 20, तो कितना हो गया, 5:4 आंसर। ये तो सिंपल निकला, केवल समय का रेशियो पूछ रहे हैं। आगे देखो, एक आदमी 200 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में तय करता है। कुछ हिस्सा बस से 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, की चाल से, तथा कुछ कार से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। बताइए उसने कितने प्रतिशत की दूरी बस से तय की। बस अब प्रतिशत की दूरी पूछ रहे हैं, बस से तय कितनी दूरी की, उसका परसेंटेज पूछ रहे हैं, तो हमें क्या दिक्कत है, आराम से निकाल देंगे। 220 किलोमीटर कितनी देर में कर रहा है, 11 घंटे में, तो एवरेज स्पीड हमारी कितनी हो गई, एबीजी एवरेज स्पीड निकाल दो पहले, कितनी हो गई, कितनी हो गई, 220 किलोमीटर कर रहा है कितनी देर में, 11 घंटे में। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, कितना आ गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने टोटल निकाल दी एवरेज, हमारे हिसाब से टोटल दूरी तय करने में जो टाइम लगा। इनके हिसाब से कितना है भैया, 14 किलोमीटर प्रति घंटा बस से, 14। और भाई साहब दूसरा वाला कार से कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ओवरऑल मिला के हमारे हिसाब से कितनी आ गई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो निकाल दो अनुपात, तो कितने समय का निकलेगा, 14 20, यहाँ पे 6, 5 और 20 कितना हो गया, 25 पैसे है, तो ये 5, तो 5:6, ये क्या आ गया, ये टाइम आ गया हमारा, क्या आ गया, टाइम, ठीक है। तो पहले दूरी निकालो, बस से कितनी तय की है। तो ओवरऑल टाइम कितना है, 11 है, हमारे हिसाब से कितना आया, 5 और 6 11। इनके हिसाब से भी टोटल टाइम 11 है, तो 11 की वैल्यू कितनी हो गई, 11। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो 6 की वैल्यू 6, 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 5, क्योंकि 11 दे रखा है। अब ये बताओ बस से कितनी दूरी तय की है, पहले ये बताओ टोटल। अब ये पूछ रहे हैं बस से कितनी दूरी तय की है, यानी बताइए उसने कितनी प्रतिशत की दूरी बस से तय की। तो पहले डिस्टेंस निकालेंगे बस की। ये बस कौन सी वाली है, पहले 14 वाली तो बस है, बस 14 यही तो बस है, बस। ये क्या है, कार, ये वाली कार है, ठीक है, बस और कार है, ठीक है। तो कर लिया क्या, तो बस वाली डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस किसकी, बस की निकालो पहले। तो क्या हो जाएगा, बस द्वारा कितनी डिस्टेंस तय की है, 14 किलोमीटर चाल है, और कितने घंटे चले हैं, 5 घंटे। तो कितने आ गए, 70 किलोमीटर, ठीक है। और डिस्टेंस टोटल बताना कितनी हो गई, 70 किलोमीटर, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस हमें मालूम है कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है हमें पता है, टोटल डिस्टेंस बराबर हमें दी है 220 किलोमीटर, यही तो है। तो हमें बताओ बस का परसेंटेज निकाल दो। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस परसेंट, इसका बस का निकाल दो। बस बार बार लिख रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। कितना हो गया, 70 किलोमीटर, टोटल कितनी है, 220 में से 70 किलोमीटर तय की है, गुणा 100% से गुणा कर दो, बस निकल आएगा। जीरो से एक जीरो यहाँ काट दिया हमने, 2 से काटेंगे 11, और 2 से काटेंगे तो 50, ठीक है। तो 5 सत्ते 35, 350 बटे 11%, तो 11 से भाग करना, 11 तिया 33, 11 तिया 33, कितना बचा, 2 बचा, उतारा जीरो, 20 हो गया।
तो 11 एकम 11, 20 में से 11 गया 9 बचा, तो दशमलव 31 दशमलव ये हो गया 9 बचा, और एक जीरो बताएंगे तो 90 हो जाएगा, तो 11 अट्ठे 88, ऐसा ही चलता रहेगा। तो बस 11 अट्ठे 88 31.8, ठीक है, 8 दो ही कर दो, 30 आंसर। जब उसमें ऑप्शन और कोई 31 तो ऑप्शन नहीं है, इसे ही लगा दो, ठीक है। आगे देखो, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी टोटल डिस्टेंस लिखने की, लेकिन लिख दिया तो कोई बात नहीं, छोड़ो। 76 77 हो गया, 78 हो गया, 79 में क्वेश्चन देखो, समझ में आ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। एलिगेशन मजबूत कर लो, बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं एलिगेशन से बैठ के। कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 1,20,000, अब कस्बे की जनसंख्या की बात आने लगी, तो नीचे निकल के आएगा वो किसका रेशियो निकल के आएगा, वो जनसंख्या में कौन कौन शामिल होती है, एक पुरुष होती है, महिला होती है, या बच्चे होते हैं, तो जो जो बोलेंगे वही उसी का रेशियो निकल के आएगा। जनसंख्या यदि पुरुषों की संख्या 7%, महिलाओं की संख्या 10% वृद्धि होती है, तो शहर की जनसंख्या में 9.5% की टोटल वृद्धि, कहने का मतलब पुरुषों में बता दी इतनी होती है, महिलाओं में इतनी वृद्धि होती है, ओवरऑल कितनी टोटल ये वृद्धि होती है, तो शहर में रहने वाले पुरुष और महिलाओं की आबादी के बीच अंतर। बस सिंपल सवाल है। यहाँ यहाँ पे जनसंख्या में दी है, पुरुषों में कितनी वृद्धि होती है, इधर पुरुष में वृद्धि हो रही है, इधर महिलाओं में वृद्धि हो रही है, यहाँ पे टोटल वृद्धि, तो यहाँ पे पुरुष और महिलाएं निकल आएंगी, बस उनकी संख्या निकल आएगी। यहाँ परसेंटेज में दी है, नीचे संख्या आ जाएगी। अब कैसे करेंगे बताओ, कितनी वृद्धि है 7%, किसमें, पुरुष में। एक तरफ कह रहा है पुरुषों की संख्या में, एक तरफ मेल लिख लो, एक तरफ फीमेल लिख लो, कोई दिक्कत। पुरुषों की संख्या में कितनी 7%, महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हो रही है 10%, ओवरऑल मिला के तो शहर की जनसंख्या टोटल जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो गई 9.5, लगा दो एलिगेशन, बस। इसमें क्या है, तो 7 और 9.5 तो 2.5 ये बचेगा, 10 में से 9.5 घटाएंगे तो 0.5 बचेगा, यहाँ पे दशमलव से दशमलव हटा दो, ठीक है। तो ये 5 एकम 5 और 5 25, तो कितना आ गया 1:5, 1:5, मेल है 1 और फीमेल है 5, टोटल कितनी होगी जनसंख्या 1 और 5 6, 6 की वैल्यू दे रखी है कितनी 1,20,000, टोटल कितनी दे रखी है 1,20,000, 1 2 3, 1,20,000 है ना। तो कितने से गुणा हुई, 6 दूनी 12, 12 उसके आगे 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4, 20,000 से गुणा हो रही है इसमें, तभी तो आ गया 20 छक्का 120, ठीक है 120,000, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहे हैं पुरुष से महिला आबादी के बीच अंतर, पुरुष और महिला के अंतर कितना है 4 है, 4 की वैल्यू निकाल दो, कितने से गुणा कर देंगे, बस गुणा कर देंगे 20,000 से, 20 चौक 80,000 आ जाएगा, 80,000 आ गया आंसर। सिंपल सवाल, कुछ सवाल कठिन है बताओ, है ना बिल्कुल सिंपल। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है शहर की आबादी 15,000 है, ठीक है 15,000 है, पुरुषों की संख्या में 10% की कमी कमी हो रही है, ध्यान रखना। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल आया है, अब दिखाऊंगा आपके लिए, बहुत अच्छा सवाल है ये, ध्यान रखना। और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि, यहाँ पे वृद्धि हुई, ठीक है, तो शहर की जनसंख्या में 600 की वृद्धि होगी, ओवरऑल मिला देंगे तो कितनी वृद्धि होगी 600 की, ठीक है। तो शहर में पुरुषों की संख्या, अच्छा एक बताओ 15,000 पे टोटल वृद्धि कितनी हुई 600% की, 600 की, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एक जगह 10% लिख दूं, एक जगह 5% लिख दूं, यहाँ 600 लिख दूं, तो सवाल हो जाएगा, गलत हो जाए, क्यों, क्योंकि ये चीज परसेंटेज में होनी चाहिए, अब ये परसेंट में ये परसेंट में, तो यहाँ भी परसेंट में करो ना, तो निकाल दो कितना परसेंट हो गया। तो हमारे हिसाब से ओवरऑल कितना परसेंट हो गया बताओ, 15,000 है, तो 600 टोटल वृद्धि कितनी हो रही है 600 की, ठीक है, तो 600 की कितने पे 15,000 पे, तो परसेंटेज निकालना कितना हो गया, ओवरऑल वृद्धि कितनी हो गई गुणा 100%, एक दो जीरो से एक दो जीरो ये हटाओ, एक जीरो से एक जीरो ये हटाओ, 15 एकम 15, 15 चौका 60, ठीक है। तो क्या हुआ वृद्धि, वृद्धि किसमें, परसेंट, वृद्धि परसेंट कितना निकल आया हमारा 4%, टोटल कुल वृद्धि परसेंट, कुल वृद्धि परसेंट कितना आ गया 4%, ठीक है। अच्छा, पुरुषों की संख्या में 10% की कमी, तो पुरुषों की संख्या में कितनी होगी 10%, भाई साहब ये कमी हो रही है, कमी होगी तो माइनस का चिन्ह लेते हैं, ये चीज इसमें बहुत मायने रखेगी, ठीक है। और क्या है, महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि, इसमें महिलाओं की संख्या में 5% वृद्धि हो रही है, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल, ठीक है, बस ये यहाँ पे जरूरी है। ओवरऑल मिला के वृद्धि है या कमी, वृद्धि है, तो वृद्धि है तो प्लस में, यहाँ कुछ नहीं देते तो कोई दिक्कत नहीं, वृद्धि वृद्धि देते तो कोई चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर चीज प्लस में थी। ओवरऑल मिला के 4% हो रही है, क्या वृद्धि हो रही है प्लस के, एलिगेशन लगा।
अब ये देखो एक बताओ, माइनस की कोई भी संख्या हो प्लस से हमेशा छोटी होगी। ये प्लस के 5 है, ये प्लस के 4 है, 5 में से 4 बचेगा, कितना बचेगा 1। ठीक है, अनुपात। अब ये चीज देखो, यहाँ पे कितने 4, ये प्लस के हैं, तो प्लस का 4 हमेशा बड़ा होगा माइनस से, सीधी बात है। तो -4 - 10, लेकिन ये 10 माइनस के है तो ऐसा लिखना पड़ेगा 4, ये तो लिखते हैं 5 - 4। ठीक है, ये प्लस के तो आराम से घट जाता है एक। अब यहाँ पे देखो पता है हमें 5 बड़े हैं, और हमें पता है ये प्लस के ही माइनस के, तो प्लस का हमेशा माइनस से बड़ा होता है सबके। ठीक है, तो 4, उसके बाद माइनस के चिन्ह लगे, और ये कितने -10 है, तो ओवरऑल मिलाएंगे तो कितने हो गया बताओ, 4 और +10, प्लस का चिन्ह लग जाएगा तो बराबर 4 और 10 14। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा बीच में 14, कितना आ जाएगा 14, ऐसा समझ लो। ठीक है, कितना आ जाएगा 14। और बकाया ऐसे भी ना समझ में आ रही तो छोटा सवाल है, मैं ऐसे को ऐसे समझा दूँ। एक नंबर लाइन आपने देखी होगी, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ +1 +2 +3 +4 ऐसे होते हैं, +5, इधर प्लस की संख्या, इधर माइनस की होती है, -1 -2 -3 -4 ऐसे होती है। तो देखना ये यहाँ पे प्लस के 4 है ये, और यहाँ से 10 है माइनस के, तो कितना अंतर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 6 और लिखनी पड़ेंगे, 14 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। लेकिन कहाँ तक है बड़ी संख्या, कहाँ तक करेंगे, सीधा तरीका में ये बताया, बड़े में से छोटा घटाते हैं, माइनस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, 4 और 10 14, तो इनका कितना आ गया 14। अब उन्होंने पूछा क्या है, तो शहर में पुरुषों की संख्या बताइए। तो ओवरऑल हमारे हिसाब से कितने हो गया, ये पुरुष हो गए, ये महिलाएं हो गई, टोटल हो गया हमारे हिसाब से 15। 15 की आबादी कितनी दी है, 15,000 इन्होंने दी है भाई साहब, 15,000 है। कितने तो गुणा हुई 15 में, 1,000 से, तभी तो 15,000 हो गया। तो पुरुषों की संख्या पूछ रहे हैं, तो पुरुषों की संख्या 1 है, 1 की गुणा करो तो 1,000 से, 1,000 एकम 1,000, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल है ना बिल्कुल। आगे देखो क्या करें, यदि परिवार की आय में 6% की कमी हो जाती है और व्यय में 8% की वृद्धि हो जाती है, उसकी बचत में 4% की वृद्धि। हाँ देखो, ये चीज हमेशा ध्यान रखो, ये चीज मैं बता दे रहा हूँ। देखो इनकम, इनकम इक्वल टू कितना होता है, इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ये तो होता है। इनकम का मतलब आय इक्वल टू क्या होता है, इसमें खर्च प्लस बचत, ये तो होता है, ये होता है। तो अब इसमें किस हिसाब से रेशियो लगेगा, इस चीज को रट लेना आप, बिल्कुल रट लेना। क्या देखो, इस हिसाब से बात इनकम की आएगी तो इधर आएगा खर्च और इधर आएगा बचत, एक तरफ खर्च लिखेंगे एक तरफ बचत, और ओवरऑल बीच में जो आएगी वो आएगी आय, फिर एलिगेशन निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे खर्च आ जाएगा अनुपात, और यहाँ पे बचत आ जाएगी। ठीक है, वो अनुपात में आ जाएगी। ठीक है, रेशियो आ जाएगा, खर्च और बचत का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो किस हिसाब से एलिगेशन लगेगा, एक तरफ खर्च और बचत, और इनकम जो होगी वो बीच में आएगी। ठीक है, अब इसी हिसाब से लगा दो, ये बस ये चीजें आप रट लो, कौन सी चीज ऊपर आने कौन सी चीज नीचे आएगी। अगर खर्चा, खर्च और बचत वाली बात आ जाए, तो कह रहा है आय में 6% की कमी हो रही है। ठीक है, तो आय के लिए बीच में रखते हैं हम, क्योंकि आय दो टुकड़ों से मिलकर बनी होती है। एक तो देखो आय जो होती है उसमें हम कुछ पैसा, आय का मतलब होता है हम कितना कमाते हैं, हम 10,000 कमाते हैं। ठीक है, उसमें से आप बोलेंगे 6,000 हमने खर्च कर दिया खाने पे, और 2,000 खर्च कर दिया हमने और चीजों पे, तो टोटल कितना खर्च कर दिया 8,000। ठीक है, तो हमारी बचत कितनी हो गई, 10,000 में से 8,000 हमने खर्च कर दिए, 2,000 की बचत रह गई हमारी। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। तो किस हिसाब से करेंगे, तो देखो पहले यहाँ इनकम है, इनकम में 6% की कमी हो रही है, वो बाद में लिखेंगे। सबसे पहले देखो व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च, एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर है जो खर्च है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ई लिखो केवल ओनली, एक्सपेंडिचर कितना है खर्च, व्यय में 8% की कमी, तो कमी है तो माइनस, माइनस के 8। ठीक है, और सेविंग, इधर बचत होगी, कह रहा उसकी बचत में 4% की वृद्धि, बचत में क्या है वृद्धि है, कितने 4% की। ठीक है, तो प्लस में लिख दिया, इधर खर्च हो गया इधर बचत हो गया, एक्सपेंडिचर यहाँ पे लिख दो खर्च, और यहाँ पे क्या आ गई बचत। ठीक है, एस मतलब सेविंग, सेविंग मतलब बचत। ठीक है, कर दी। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या इनकम, आय क्या बोला मैंने, मैंने आय लिखेगी, इसमें क्या होती है इनकम, इनकम का मतलब आय, आय कितनी हो जाती है, मतलब बचत में, आय में 6% की कमी, आय में 6% की कमी, तो यहाँ पे होती है इनकम मतलब आय। ठीक है,
इनकम आय। ठीक, अब हमने बोला अब रेशियो लगा दो, इधर इधर, एक इधर कर दो, एक 3 इधर कर दो। ये -8 है और -6 है, अब कौन सा बड़ा होगा? माइनस में हमेशा जो छोटे दिखने में होती है बड़ी संख्या बड़ी होती है, तो -6 बड़े होंगे और माइनस -8। ठीक है, माइनस का चिन्ह तो आता है ना बीच में, क्योंकि इधर 4 बड़ा है, ये 6 छोटा, तो 4 -6 होगा। कितना होगा बताओ? -6 और माइनस माइनस प्लस 8, तो 8 में से 6 घटा दोगे 2, प्लस के ज्यादा है तो प्लस के 2 बचे। हमारा कितना बचा यहाँ पे? 2 प्लस के। इधर देखो 4 में से 6 घटाओ, इधर कितना है? 4, उसमें से घटाना कितना? 6, लेकिन नहीं भाई साहब माइनस का 6 है तो घटाओ, तो 4 माइनस माइनस प्लस 6, 4 और 6 10, कितना बचा? 10, इधर आ गया 10, तो 10:2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, कितना हो गया? 5:1 आ गया। ये चीज या खर्च के नीचे खर्च आ जाता है, बचत के नीचे बचत आ जाती है, इसमें कुछ नहीं करना, या कुछ निकल गया है, खर्च के नीचे खर्च, बचत के नीचे बचत। तो पूछ रहा है उस परिवार की आय और व्यय का अनुपात, तो आय और व्यय, ये खर्च हो गया, ठीक है, और ये बचत हो गई। अगर हम खर्च और बचत, बताओ, हमें निकालना है आय अनुपात व्यय, व्यय मतलब खर्च, तो आय कितनी हो गई? 5 रुपए, ये है क्या? खर्च करता है, 1 रुपए बचाता है, तो ओवरऑल कितना कमाता है? 6 रुपए। यही तो खेल है हमारा, 5 और 1 6 तभी तो होगा, क्योंकि इनकम क्या होती है? इनकम होता है हमारा जो खर्च करते हैं और बचाते हैं, तो 6 रुपए हम कमाते हैं, तो 5 खर्च कर दिया, 1 बचा लिया, तो ओवरऑल कितना कमाया हमने? 6 रुपए, वही तो इनकम हो गई। और व्यय खर्च कितना करते हैं? 5 रुपए, तो इसका ही रेशियो पूछ रहे थे, 6:5। क्या बोला इन्होंने? पूछा आय और व्यय का, तो आय निकाल दी, कितनी होगी? 5 और 1 6 आय हो जाएगी, और व्यय तो 5 है ही हमारा, बस आंसर। ठीक है, आगे देखो, ये सवाल समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल। है ना, राघव ने अपनी आय का 80% खर्च करता है, अपनी आय का कितना खर्च करता है? 80% खर्च कर देता है, उसने बोल दिया। ठीक है, यहाँ ना कमी की बात की है ना वृद्धि की। देखो वहां पे जो हम लगाते थे कमी वृद्धि वाली तो लगाते थे, 6% की कमी, 8% की कमी, 4% की वृद्धि। ठीक है, अब यहाँ पे कमी वृद्धि की कोई बात नहीं की है, यहाँ पे डायरेक्ट क्या बोल दिया उसने? खर्च करता है, कितना खर्च करता है? 80%। अच्छा ये बता ना, खर्च और बचत, ठीक है, इसका अनुपात इन्होंने दे रखा है, कितना दे रखा है? खर्च कितना करता है? सोचने वाली बात है, खर्च और बचत इसका अनुपात दे रखा है। अच्छा खर्च कितना करता है? 80%, तो बचत कितना करता होगा? 20%। सिंपल है ये तो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं लिख के दिखा दिया, बाद में लगाऊंगा, ये तो अनुपात दे दिया। 20% बच कर देगा, 80% खर्च कर देगा, तो है ना। यदि उसकी आय 12% से बढ़ जाती है, देखो आय बढ़ रही है 12% से, और बचत 10% से कम हो जाती है, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि। तो हमने क्या बोला? सबसे पहले व्यय लिखते हैं, हमने लिख लिया X% की, क्या है? वृद्धि की पूछ रहे हैं, हमने बोला प्लस के X% की वृद्धि हुई है। हमें पता नहीं, ये खर्च लिखते हैं ना, व्यय, एक्सपेंडिचर। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं सेविंग, तो सेविंग कितना हो गई? बचत कितना? बचत में कितनी होती है? 10% कम हो जाती है, बचत है भैया माइनस के 10%। ठीक है, सेविंग प्रतिशत वृद्धि, व्यय यहाँ पे लिखते हैं, और बीच में क्या लिखते हैं? सेविंग। यहाँ पे खर्च, एक तरफ बचत, और वो भी कौन सा? वृद्धि या कमी कितनी हो रही। ठीक है, ओवरऑल क्या होता है? आय क्या होती है? 12% से बढ़ जाती है, तो आय बढ़ जाती है प्लस के 12%। ठीक है, तो एलिगेशन लगा देते हैं, लगा दिया। तो इन्होंने जब ये नहीं दी तो हमें कुछ देंगे, तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला खर्च 80% करता है, तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे वृद्धि और कमी की बात कर ली, तो ओवरऑल खर्च करता कितना? 80, तो बचाता कितना होगा? 20%। हमेशा 100% पूरी होती तो काट, तो 20 चौकत्ती, 20 एकम 20, 1:4 आ गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसका अनुपात पता है, ये चीज पता है, ये पता है, हमें ये चीज निकालनी, तो हमें क्या तरीका होता है? इनकी गुणा और इनकी गुणा, यही तो करते हैं, इनकी गुणा इनकी गुणा, और बराबर ये कर देते हैं बीच वाला। तो कैसे करेंगे हम गुणा? आप देखो करना चाहो, देखो अब कैसे करेंगे, तो देखो x की गुणा 4 से, तो ये हो गया 4x, और प्लस 1 की गुणा 10 से, तो ये 10 का के माइनस के। ठीक है, और बटे 4 और 1 5, और बराबर कितना? प्लस के 12। ठीक है, बराबर ये बीच वाली संख्या आती है। अब ये बताओ, ये 5 है, इधर जाके गुणा में पहुंचेंगे, ये हो गया 4x, प्लस और माइनस का चिन्ह है, तो -10, और बराबर 12×5 = 60। ठीक है, गुणा में पहुंच गया। अब ये माइनस के 10 इधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो कितना हो गया? 4x बराबर कितना हो गया? 70, तो x बराबर कितना हो गया?
70/4, तो x बराबर 70 से 4 को भाग देंगे, ना 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 22×4 = 88 होती है, तो कम हो जाएगा। 35 का आधा 17.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 4 से काटेंगे, 4 17×4 = 68, 17.5, 4 एकम 4, 3 बचा 0 30, 4 7 28, 2 बचा 0 20, 4 5 20, 17.5 क्या हो गया ये, प्लस 17.5%। तो प्रतिशत वृद्धि तो पूछ रहे हैं, तो कितनी हो गई 17.5%। एक्स का मान निकल आया 17.5 बस। और इसमें क्या करना था, कुछ करना था, कुछ नहीं करना था, सिंपल सवाल था ये भी बहुत। आपके लिए मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, इसके बाद 1 या 2 क्लास और होंगी, उसमें ये खत्म करा दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 2, या वैसे एक ही क्लास में कोशिश करूंगा, नहीं हो पाया तो 2 क्लास करा दूंगा, खत्म करा दूंगा। लेकिन आपसे बस उम्मीद ये करता हूँ कि प्रैक्टिस दबा के करना, जिस हिसाब से मैं इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इतने करा रहा हूँ। इसी बॉक्स में 25 पैसे और 50 पैसे के 2 प्रकार के सिक्के हैं। आप उसमें करते थे रेशियो में 25 पैसे के सिक्के लिख लिए, 50 पैसे के सिक्के लिख लिए, ठीक है। अब इसे उस हिसाब से नहीं करेंगे, उस हिसाब से देखने हैं तो आपको सवाल मैंने करा दिए। यहाँ पे मैं क्या करा रहा हूँ, हर सवाल को एलिगेशन से करना सिखा रहा हूँ। तो कैसे करेंगे, बॉक्स में कुल कितने हैं, 42 का धन है। बॉक्स में कुल कितने का धन है, 42 का धन है। और सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 120 है, ठीक है, 120 सिक्के हैं, ठीक है। तो क्या 25 पैसों की सिक्कों की संख्या। तो भाई साहब एक चीज बताना, यहाँ पे रुपए की बात हो रही है और यहाँ पे सब पैसे और सिक्के की बात हो रही है, ठीक है। और सिक्के कितने हैं, 120। यहाँ पे ये चीज क्या है, टोटल धन, दोनों को मिला के बॉक्स में कुल, यानी कि मतलब 50 पैसे की सिक्के हैं और 25 पैसे की सिक्के हैं, और दोनों को मिला के कितने रुपए बनना है, या 42 रुपए बनना है। सबको रुपए में बदल लो, ठीक है, सबको रुपए में बदल लो, ठीक है। कैसे बदलेंगे हम, अच्छा एक बताओ, सिक्के कितने हैं, 120, ठीक है, 120 सिक्के हैं, ठीक है। तो देखना कितने रुपए बनेंगे 120, एक तो 25 पैसे के हैं, कितने 25, 25 पैसे के सिक्के हैं, और इधर 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। 25 पैसे 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के अगर यहाँ पे रुपए दे दिए हैं, तो हम देखो क्या करेंगे, 25 पैसे के कितने रुपए हैं, तो देखो 25 पैसे की हमने मान लिया 120 सिक्के हैं, हमने कह दिया टोटल 25 पैसे के हैं, तो कितने रुपए बनेंगे 120 सिक्के में, 25 गुणा 120, ये बनेंगे पैसे, लेकिन हमें रुपए में बदलना है, तो 100 से भाग कर देते हैं। तो 25 एकम 25, 25×4 = 100, 4 एकम 4, 4 से 30×4 = 120, तो कितने रुपए बनेंगे, 30 रुपये। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे, 4 सिक्कों में 1 रुपये बनता है, तो 120 सिक्के है, 25 पैसा की बात हो, 25 पैसा मतलब 54, 100 पैसे में एक रुपया बनता है, तो 4 सिक्कों में 1 रुपया बनता है, तो 120 को 4 से भाग कर दो, 4 एकम 4, 4 30, 120, तो कितने 30 रुपये बनेंगे, 25 पैसा के कितने रुपए बनेंगे, 30। अब ये सोचने वाली बात है, ये चीज मैंने तुम्हें अलग लिख दी है, इधर 30 बना ली मैंने 25 पैसे की। अच्छा 50 पैसे में कितने बनेंगे, 120 सिक्के, दो दो सिक्के में 1 रुपया बनता है, तो 120 में कितने बनेंगे, तो आपको 60 रुपए बनेंगे, आप सीधी सीधी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 सिक्कों में 1 रुपया, तो 120 सिक्कों में कितना, 2 में 1, तो 120 में आधा, 60 रुपया। अगर आप ऐसा ना करना चाहो तो ऐसे देख लो, कितने 50 पैसे के हमने मान लिए, टोटल सिक्के 120 है, तो ये तो पैसे बन जाएगा, और बटे 100 से भाग कर देंगे तो रुपया बन जाएगा। तो देखो 50 एकम 50 दूनी, 2 एकम 260, तो कितने हो गए, ये हो गए 60 रुपए, ये 60 रुपए हो गए, ये 30 रुपए हो गए। हमने क्यों किया, क्योंकि ये कुल मिला के 42 है, तो 30 रुपए तो 25 पैसे के हो गए, अगर 120 हर सिक्का 25 पैसे का मान लिया, ठीक है, तो 30 हो जाएंगे। अगर हमने 50 पैसे का माना तो कितने रुपए बनेंगे, 60 पैसे, 60 रुपए। लेकिन इन्होंने क्या बोला ना भैया, 42 इनने दोनों को मिलाकर टोटल कुल कितने हैं, 42, 25 पैसे के लिए इतने लिए ओवरऑल मिला के 30 और 42 का अंतर कितने का आ गया, 12 का। 60 और 42 का अंतर कितने का आ गया, 18 का। ये चीज आती है अनुपात में, तो कितना हो गया, 6 3 18, 6 दूनी 12, तो कितना आ गया, 3:2। इन्होंने पूछा क्या है, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो हमारे हिसाब से ये सिक्कों की संख्या निकल के आएगी, ठीक है। तो कितनी हो गई सिक्कों की संख्या, 3 और 2 5, लेकिन इनके हिसाब से कितनी है, टोटल 20, इनके हिसाब से कितनी है, 120, कितने से गुणा हुई, 24 से, क्योंकि हमारे हिसाब से टोटल सिक्के कितने आ गए, 3 और 2 5 आए, 25 पैसे, यहाँ पे रुपए हो गए, तो ये सिक्कों की संख्या आ जाती है, ठीक है। रुपए जब पूछे तो सिक्कों की संख्या यहाँ पे आ गई, तो ये 5 सिक्के हो गए टोटल, लेकिन इन्होंने को बोला 120 सिक्के हैं, तो 5 की गुणा 24 तो हो रही है, तो किसके पूछ रहा है, 25 पैसे की पूछ रहा है, तो 25 पैसे के कितने हैं, 3, तो 3 की गुणा कितने से करना है, 24 से, 24 तिया 72, तो कितने हो जाएंगे, 72 सिक्के, ठीक है। आगे करें, देखो, एक सवाल और, मैं इसीलिए एक ये हो गया, दो
अच्छा हाँ, 2 सवाल कराए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 सवाल मैंने कराए। फिर कहना है 25 पैसे 50 पैसे के 2 प्रकार के सिक्के हैं, एक बॉक्स है, बॉक्स में कुल धन मिला के 36 रुपए है। देखो सेम टू सेम पीछे की तरह है। और सिक्कों की कुल संख्या 90 है। अरे कितनी संख्या है? 90 है। तो 25 पैसा के कितने सिक्के होंगे बताओ? हमने मान लिए 25 पैसे। देखो चार चार सिक्का में 1 रुपया बनते हैं। 25 पैसा है तो 4 सिक्का में, तो 90 में कितने बनेंगे? 22.5 रुपया। 22.5 चौका 90 होते हैं। नहीं मानो तो गुणा करके देख लो, 25 गुणा कितना? 90। 25 पैसा के कितने? 90 सिक्का, तो 25 की गुणा 90 करते हैं, इतने पैसा हो गए। अब हमें रुपया में बदलने के लिए क्या, 100 से भाग करते हैं। 25 से कम 25, 25 चौका 100। अब 4 से 90 काट दोगे तो कितने बन जाएंगे? 22.5। क्योंकि 45 दूनी 90 होती है, तो 45 का आधा 22.5 रुपये बन गए। 22.5 रुपया कितने बने? 25 पैसा के। अब दूसरे सिक्का कितने हैं? 50 पैसा के, तो 50 पैसा को बना लो। 50 पैसा के हमने मान लिया टोटल 90 सिक्का 50 पैसा के, तो कितने पैसा बन गए टोटल? इतने। और भाग कर देंगे इसे 100 से, क्यों? क्योंकि रुपया बनाना है, तो 2 जीरो से 1 2 जीरो, तो 5 ने 45 रुपया बन गए। ठीक है, क्योंकि हमने सब चीज, ये चीज दी है, ये वैल्यू दोनों को मिला के उसमें है, रुपए में। तो एक तरफ हम 25 पैसे की लिख लेंगे और एक तरफ हम 50 पैसे की लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिए। तो ओवर 25 पैसे के कितने रुपए बनना है हमारे? 22.5, 22.5 रुपया। पर ये वो कितने बनना है? 45 रुपया। ओवरऑल मिला के हमारे कितने बनना है? दोनों को मिला के 36 रुपया। बस। अब निकल आएगी किसकी संख्या कितनी कहाँ है। तो बताओ, 45 और 36 का अंतर इधर हो गया 9 का, और इधर कितने का हो गया? 36 में से 23 गए, 13 बचे। और ये आधा और घटा दो तो 13.5। वरना आप घटा के देख लेना, 13.5। यहाँ से दशमलव हटाओगे तो यहाँ पे एक जीरो बड़ा। ठीक है, 45 दूनी 90, 45 तिया 135, तो कितना हो गया? 2:3। 45 दूनी 90, 45 तिया 135, तो कितना आ गया? 2:3। अब क्या पूछा है? तो कह रहा है यदि सिक्कों की संख्या आपस में बदल दी जाए। पहले हम सिक्के निकाले कितने हैं, तो 2 3 5 है टोटल सिक्का हमारे पास। ठीक है, तो 5 सिक्का है। इन्होंने कितने बोला है भैया? 90 है सिक्का। कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 90 है। तो 5 की वैल्यू कितनी? 90। कितने से गुणा हुई? क्या 5 90 18 से, तो इसमें भी 18 से गुणा करो। 18 तिया 54। ठीक है, इसमें भी 18 से गुणा करो। 18 दूनी 36। अब 25 पैसे के 36 हो गए और 50 पैसे के 54 सिक्के हो गए। अब इन्होंने देखो, मेन सवाल तो अब यहाँ आता है, देखो क्या होता है। इन्होंने बोला अगर सिक्कों की संख्या को आपस में बदल दिया जाए तो कुल धन बताओ तो कितना है। तो 50 पैसे की कर दो, तो देखो इन्हें बदल दो, आपस में एक्सचेंज कर दो, इसे ये कर दो और इसे ये कर दो। कैसे? अब मान दो 50। अब देखो कैसे बदलना है, देखो बदलोगे कैसे। 25 पैसा के कितने होंगे? 25 पैसा के हमने मान लिया 36 है, नहीं 54 कर दिया हमने, 54 सिक्के। ठीक है, बदल लाए हैं हमने। ठीक है, और हमने 50 पैसे के कितने सिक्के कर दिए? 50 पैसे, ये 25 पैसे, 25 पैसे के 50 पैसे के हमने कर दिए 36 सिक्के। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है भैया बदल दो। इन्होंने बोला है बदल दो। अब देखो अपने यहाँ पर बदल दिया, आप कैसे करेंगे? तो 25 पैसे के 54 सिक्के, तो कितने रुपए बनेंगे जाके? 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 54 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बनेंगे बताओ जाके? तो इसमें रुपए बनेंगे बटे 100। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 से 27, तो कितने रुपए बनेंगे? 27 रुपए। ठीक है, और इसमें कर लो 50 पैसे के 36 सिक्के कर दें, तो 50 पैसे के कितने कर दें? 36 सिक्के, तो 50 गुणा 36 बटे 100, तो कितने रुपए बनेंगे जाएगा? 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 एकम 2 और 18 दूनी 36, तो कितने रुपए बनेंगे? 18 रुपए जाएगा। तो वही तो पूछ रहा है, ये टोटल तो कितना धन होगा? कुल धन तो 27 ही है, 18, ये टोटल कितना हो गया? 27 18 है। 7 8 15 5 हासिल 1 2 और एक 3 और एक 4 है। 45 रुपया बनना है हमारे हिसाब से। अरे यार, हमने ये चीज गलत कर दी। देखो, देखो ये गलत कर दिया। देखो ये चीज गलत हो गई है। इन्होंने बोला 25 पैसे के 54 सिक्के कर दो, तो 25 पैसे कितने? 54 सिक्के, तो कितने पैसे बनेंगे? 25 गुणा 54 बटे, अरे 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, यहाँ पे गलती कर दी हमने। ये कितने हैं? 25 पैसे के 54 सिक्के हैं। तो 25 पैसे के कितने सिक्के? 54 सिक्के। 54 सिक्के, तो कितने रुपए बनेंगे उसमें जाके? तो 25 की गुणा 54 से ये पैसे बन जाएंगे, 100 रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे, तो 25 25 होगा। 4 से 54 को भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 से जब 54 को भाग कर देंगे तो 2 से भाग करो तो 27 आते हैं। 4 से 54 को भाग करो तो 4 एकम 4 बचा, 1 4 14
4 तिया 12, 2 बचा तो 0.4 पंजे 20, 13.5 आएगा। तो कितने हो जाएंगे? तो बराबर आ गए 13.5 रुपए, ये हो गए। और 18 ये हो गए, 18 13 31.5 रुपए बने। अब दोनों को जोड़ दो, कितने बने? 31.5 रुपए। 31.5। कुछ नहीं किया, सिक्कों की संख्या हमने निकाल दी। हमने बोल दिया सिक्के बदल दो, इन्हें बोलो 25 के 54 कर दो और 50 के 36। अब 54 सिक्का है, 36 सिक्का है, 50 पैसा है, तो कितने रुपए बनेंगे? आधे बनता है 18 रुपया, जाएगा 18 रुपया। 50 की गुणा कर देंगे हमने 36 से। अब ये कैसे बदली? तो 50 पैसा है, कितने सिक्का? 36, तो 50 की हम 36 से गुणा कर देंगे तो टोटल पैसा बन जाएगा, कितने पैसा हो गए। लेकिन हमें बदलना है रुपयों में, तो 100 से भाग कर दो, 1 रुपया में 100 पैसा होते हैं, ठीक है। ये 25 पैसे की हो गए, ये 50 पैसे की हो गई वैल्यू, ठीक है। आगे देखो, दोनों को जोड़ दो। इन्होंने ये पूछा कितना धन बनेगा। आगे देखो अगला सवाल। ये सवाल काफी बड़ा है भाषा में, देखो कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने बोला है ड्यू नॉर्थ कंपनी, कोई कंपनी है उसका नाम है ड्यू नॉर्थ, ठीक है। मध्य श्रेणी के 125 कर्मचारी हैं, कोई दिक्कत नहीं। मध्य श्रेणी के कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 5500। जबकि उच्च श्रेणी के कर्मचारियों को, उच्च मतलब मीडियम, मध्य और उच्च हाई मतलब हाई लेवल के, तो उनका है 14,000 रुपया। यदि कुल कर्मचारियों का, अच्छा दोनों को मिला के टोटल कितना है? इतना। तो कंपनी में कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि मध्य और उच्च कर्मचारियों की संख्या की 80% है, ये चीज बाद में आएगी। तो सबसे पहले हम निकाल दो, एक मिडिल कर लो, मिडिल लेवल, और दूसरा कौन सा है? मिडिल लेवल एम्प्लॉय 55 एंड द सीनियर लेवल, एक सीनियर लेवल हो गया। तो हम एक तरफ मिडिल लेवल कर देंगे, एक तरफ सीनियर लेवल की कर देंगे कर्मचारियों का। अब ये बात किसकी हो रही है? वेतन की। तो मिडिल का कितना है वेतन? 5500। बस हमें तो क्या है, ये लगा दो 5500 रुपए। और सीनियर का कितना है? 14,000 रुपए। 14,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। और दोनों का ओवरऑल मिला के कितना है? 8,687। 8,687.5, ठीक है। तो बस ये निकाल दो, ओवरऑल कितनी संख्या हो जाएगी इनकी, निकाल दो। इसमें से ये घटा दो, और 5500 में से इतना घटाओ तो कितना है? ये देखो घटा के देख लो, 86.87.5। इसमें कर दो 5500, दशमलव जीरो लगा लें, कोई दिक्कत। 5 बचा, यहाँ दशमलव 7 बचा, 8 बचा, 6 में से 5 गया 1 बचा, 8 में 5 गया 3, कितना हो गया? 3187.5। कितना बचेगा? ये 3187.5, ठीक। कोई बात नहीं। अब 14,000 में से ये घटा दो, 14,000 दशमलव जीरो बढ़ा लें, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद एक संख्या 8687, 8687.5, ठीक है। 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ 9 में से 7 गया 2 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा, या 3 रह गया, 13 में से 8 गया 5 बचा। दशमलव 5312.5, 5312.5, ठीक है। एक के बाद दशमलव, एक के बाद दशमलव, काट दो, ठीक है। काट दिया हमने। उसके बाद देखो आगे क्या करते हैं। अब भाई काट पीट मचानी है, मैं बहुत लंबी बढ़ रही है ये तो, बहुत लंबा हो रहा है हिसाब किताब। तो 25 और 75, तो 25 से काटो। 25 दूनी 50, 3 बचा, उतारा 1, 31 हो गया। 25 एकम 25, कितना बचा? 6, उतार दो 62 हो गया। 25 दूनी 50, 12 बचा, उतारा 5, 25 हो गया। 25 पंजे 125, ये अनुपात में आता है, ठीक है। इसे भी काटो। 25 एकम 25, कितना बचा? 6, 8 68, 25 दूनी 50, 18 और 7 187। 25 सत्ते 175, कितना बचा? 12, उतारा 5, 25, 25 पंजे 125, ठीक है। फिर 25 से काटो। 25 अट्ठे 200, 2 बचा, तो 25 एकम 25, ठीक है। 25 से काटना, 25 पंजे 125, 2 5, 25 एकम 25। फिर 3 से काटो, 27 तिया 81, 3 से काटना, 17 तिया 51, कितना हो गया? 27:17 हो गया। मिडिल क्लास के ये हो गए, अपर क्लास के ये हो गए, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है? हमारे हिसाब से 2717 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल कितना आ गया हमारे मिलने का है? 2717, 7 7 14 4 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 44। हमारे हिसाब से टोटल संख्या कितनी आ गई? 44। अब इन्होंने क्या बोला है? कह रहे यदि कंपनी में कर्मचारियों की संख्या ज्ञात की, कर्मचारी संख्या 44 हो गई, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में तो कुछ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहना है आगे देखो, कहना है यदि मध्य श्रेणी और उच्च श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या का 80%। अरे भाई साहब, ये चीज निकल के आ रही है इसमें सामने, ठीक है। ठीक है। अब आगे देखो, तुम्हारे हिसाब से कितनी निकल आई? 44।
80% है ये वैल्यू, लेकिन रुको, ड्यू नॉट कर दिए 125 कर्मचारी भाई साहब, 125 होंगे ये, 44 नहीं, कितने हैं, 125 है। 44 की वैल्यू 125, क्योंकि इन्होंने दे दिया कंपनी मध्य श्रेणी के 125 कर्मचारी हैं, तो मध्य श्रेणी के कर्मचारी का, अच्छा मध्य श्रेणी के दिए, मध्य श्रेणी के ये हो गए, इसकी वैल्यू 125। यार ये कैसे हो जाएगा, टोटल नहीं, मध्य श्रेणी के 125 दिया, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास। अब ये कैसे करें, 27 से 125 तो घटेगा नहीं, तो हमने कहीं मिस्टेक करी है काटने में। रुको, हमने कहीं मिस्टेक कर दी फिर काटने में, दोबारा से काटते हैं। हमने कहीं काटने में मिस्टेक करी है फिर, तो हमें तो ये लग रहा है, पहले ये चेक करो कि हमने सही वो किया है, पहले ये घटा के देखो कितना सही घटाया हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर की है, वरना ये सवाल गलत थोड़ी होगा, 27 से घटेंगे नहीं। घटाना 86 87 है, 86 87.5, और ये 5514, 86 87 में से 86 87.5 में से 5500 घटाना, कहीं मिस्टेक कर दी। देखो 5.7 8, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 5 गया 3187.5, ठीक है ये। और ये घटाना 14,000, 14 1 2 3 14,000 0 लगा लो, 86 87 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ रह गया 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3, यहाँ रहेगा 13, 13 में से 8 गया 5, 5312.5, 5312 सही तो है ये। तो हमने फिर काटने में कहीं मिस्टेक करी है, कोई दिक्कत नहीं, देखो काट के, यहाँ दशमलव से दशमलव सबसे पहले उड़ाया, 25 से काटा ना हमने, काटना देखो, 25 दूनी तो 50 हो गई, कितना बचा 3 बचा, उतारा 1, 31 हो गया, 25 एकम 25 हो गया, कितना बचा 6, उतारा 2, 62 हो गया, 25 दूनी 50, 12 बचा, उतारा 5, 125, 25 पंजे 125, ठीक है। अब ये काटना, 25 एकम 25, कितना बचा 6, उतारा 8, 68, 68 हो गया, 25 दूनी 50, कितना बचा 18, उतारा 7, 87, 187 हो गया। अब 25 छक्का 25 सत्ते 175 होते हैं, 25 सत्ते 175, कितने बचे यहाँ पे 12 बचे, उतारा 5, 125 हो गया, 25 पंजे 125, ठीक है। करना फिर 25 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 हो गया, कितना बचा 12, उतारा 5, 25 पंजे 125, हाँ यहाँ पे 85 आ गया, तब 81 आ रहा था, देखो कहीं मिस्टेक हो गई थी, तभी तो कह रहे थे 25 पंजे 125 हो गया, कितना बचा 2, उतारा 5, 25 एकम 25, 85 और 51 आया हमारा ये। अब देखो 85 और 51, 17 पंजे 50, 17 तिया 51, देखो 17 से काटो, 17 पंजे 85 और 17 तिया 51, अब आया सही, 5 और 3 का अब आया ना सही, तो कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लो टोटल। अब इन्होंने क्या दिया, इन्होंने ये बोला, कह रहा है ड्यू नॉट करने मध्य श्रेणी के 125 कर्मचारी, हमारे हिसाब से मध्य श्रेणी के मिडिल वाले कितने आए, ये 5, 5 की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने 125, कितने से गुणा हुई, कितने से गुणा हुई है, 5 की वैल्यू 25 से कितने से गुणा हुई है, 25 से, 25 पंजे 125 होते हैं, तो इसमें भी गुणा कर दो 25 से, 25 या 75, टोटल कितने हो गए हमारे पास, 75 25 200 लोग, टोटल हमारे पास है 200 कर्मचारी। इन्होंने क्या बोला, टोटल कर्मचारी बताओ, तो 200 हो गई। लेकिन सुनो सुनो, कुछ और कह रहे हैं, कह रहे हैं यदि मध्य श्रेणी और उच्च श्रेणी के कर्मचारियों की जो संख्या है, दोनों को मिला के जो संख्या है, वो कुल कर्मचारी कंपनी में जो टोटल कर्मचारी है, उनका 80% है, तो कहने का मतलब जो 200 है ये 80% है केवल, क्योंकि इन्होंने बोला है, इन्होंने बोला मध्य और उच्च श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या, तो हमारे हिसाब से मध्य के ये हो गए, उच्च के ये गए, हमारे हिसाब से 200 आ गई, तो उन्हें जो संख्या है वो कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या का 80% है, तो ये 80% संख्या है, हमें निकाल लिए 100%, तो 100% तो ही तो पूरे होते हैं, तो 100% का मान निकाल दो, तो परसेंट से परसेंट उड़ा दो। क्या करते हैं फिर, एक जीरो, एक काम करें 20 से काटो, 20 चौक 80, 20 ढाई 200, 4 एकम 4, 4 से काटो 25 चौका 100, 25 ढाई 250, ये हो गया आंसर। अगर हम 200 लगा देते आंसर में था और हमारा सवाल गलत हो जाए, ठीक है। इन्होंने ये बोला ये जो टोटल कर्मचारी हैं वो टोटल कुल कर्मचारियों का 80% है, ये केवल मिडिल और मिला के, अभी कुछ और भी क्लास के हैं, लोअर क्लास के होंगे, अभी सब मिला के कितने 80% ही है, तो कुछ और भी होंगे, तो 100% का मान निकाल दिया, ठीक है। आगे देखो अगला सवाल।
क्या कह रहा है? है ना, एक कंपनी में अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट कर्मचारी है, प्रत्येक ग्रेजुएट कर्मचारी की औसत आय इतनी, जबकि अंडर ग्रेजुएट की इतनी, जबकि कर्मचारियों की औसत आय सब कर्मचारियों की दे दी इन्होंने इतनी। कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या इतनी, तो कंपनी में ग्रेजुएट कर्मचारी एक तरफ क्या, सबसे पहले क्या देखा है, कम प्रत्येक ग्रेजुएट कर्मचारी, एक तरफ ग्रेजुएट लिख लो, एक तरफ बोल रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है जबकि अंडर ग्रेजुएट, एक तरफ अंडर ग्रेजुएट, अंडर और ग्रेजुएट, जी और यूजी, जी से ग्रेजुएट, यूजी से अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। कह रहा है प्रत्येक ग्रेजुएट कर्मचारी की आय कितनी है, 16,550, ग्रेजुएट की 16,550, ठीक है। कह रहे हैं जबकि अंडर ग्रेजुएट की 11,950, 11,950, ठीक है। कह रहा है और कर्मचारी, जबकि कर्मचारियों की औसत आय इनकी मिला के सब, जो ये सब कर्मचारी हो गए, तो 14,750 इनकी मिला के, ठीक है। हम निकाल देंगे अब कितनी हो गई, अब इनकी संख्या निकल आएगी नीचे यहाँ पे। तो 16,000 में से देखो अभी एक अलग ही घटा के देख लो, 16,550, वरना थोड़ी थोड़ी में दिक्कत हो जाती है। 14,750 घटा दो, जीरो जीरो, 15 में 7 के 8 बचा, यहाँ रह गया 5, 5 में से 4 के 1, 1800, कितनी आ गई 1800, और ये अनुपात में आती है। और इधर कितनी हो गई 11,950, तो ये 14,750 में से 11,950 घटा दो, जीरो जीरो, 17 में से 9 गया 8 बचा, यहाँ रह गया 3 में से 1 गया 2 बचा, कितनी हो गया 2800। दो जीरो से दो जीरो हटा दे, दो से काटेंगे 14, दो से काटेंगे 2, नैम 18, कितना आ गया 14:9, ठीक। अब इन्होंने बोला क्या है, हमारी इनकी संख्या आ गई है 14 और 9, ग्रेजुएट इतने हैं, अंडर ग्रेजुएट इतने हैं, ठीक है। इन्होंने बोला है कंपनी में 575 है, तो 14 और 9 कितने हो गए 23, टोटल हमारे हिसाब से 23 है। इन्होंने बोला कितने भैया 575 है, तो 23 की वैल्यू 575, तो कितने से गुणा हुई है देखना 23 में, तो 23 दूनी तो 46 होते हैं, कितना हो जाए 11 और 5 15, 23 पंजे 115, 25 से गुणा हो गई। तो पूछ रहा है ग्रेजुएट कर्मचारियों की संख्या, ग्रेजुएट वाले यही तो है, तो 14, 14 की गुणा कर दो 25 से, 14 पंजे 70 का जीरो हासिल 7, 14 दूनी 28, 7 35, 350 आंसर हो गया। अब हमने कैसे निकाल लिया 23 की गुणा 575 से हो रही, देखो 23 से 575 को भाग करके देख लिया हमने, 23 दूनी कितना हो गया 46, तो एक बचा 1 11, उतारा 5, 23 पंजे 115, आ गया ना। मैंने बोला भाग करके देख लिया तो पता चल जाता कितने से गुणा हुई है, ठीक है। तो 350, ऑप्शन है ये, ठीक है। सिंपल सवाल है, कठिन नहीं है, आगे देखो। देखो आय में इतने की वृद्धि, ए की आय इतनी बढ़ा दी जाए, बी की आय इतनी बढ़ा दी जाए, तो उनकी संयुक्त आय में, अच्छा अच्छा कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने ये बोल दिया ए की आय है जो बी की आय की कितनी है 50% है, एक तरफ ए लिखो, एक तरफ बी लिखो। अब हमें एलिगेशन लगाना है, वो कैसे लिखाएंगे, हमने बोला क्या कहना है, पूरा पढ़ते हैं सवाल अच्छे से कह रहे हैं, यदि ए की आय में 40% से बढ़ा दी जाए, वृद्धि हो गई, हमने बोला बढ़ाने या घटाने वाली आई तब एलिगेशन, और बी की आय कितनी बढ़ा दी जाए 90%, दोनों बढ़ा दी, तो संयुक्त आय में कितने की वृद्धि, मतलब इस ए की कितनी बढ़ा दी जाए, बी की कितनी बढ़ाई जाए, ओवरऑल कितनी बढ़ जाएगी दोनों को मिला के, ठीक है, यही पूछ रहा है, तो यहीं पे एलिगेशन लग जाता है। अब देखो कैसे लगाते हैं, ए की कितनी बढ़ाई है 40%, बी की कितनी बढ़ाई है 90%, ओवरऑल मिला के कितनी हो जाएगी, अब ये चीज हमें निकालनी है, हमें पता नहीं। तो इसका और इसका रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है वो देखो, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो ए की आय मान ली हमने 100, तो बी की कितनी हो गई 50% अधिक, तो 100 की 150, सिंपल, कोई दिक्कत किसी को, वरना आप करना चाहो तो देखो 50% अधिक है ना, तो 50/100, 50 एकम 50 दूनी 100, तो ये किससे अधिक है, कह रहा ए की आय 40% बढ़ाइए बी की आय, ए की आय जो है बी की आय से 50% है, तो ये बी की हो गई, और ए की इतनी अधिक कर दी, तो 2 और 1 3 कर दी, ये भी चीज यहाँ से आ जाएगी, इसे क्यों छोड़ो, इसे फालतू की चीज को मत करो, जब नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने 50% अधिक, तो 50/100, 50 एकम 50 दूनी परसेंट, तो ये हो गई बी की आय, और ए की आय जो है वो, ये ऊपर वाली संख्या अधिक या ज्यादा कम वाली होती है, तो एक अधिक कर दो, 2 से 1 अधिक 3, तो 3 हो गई ए की आय। अब ये चीज हमें ऐसे भी आ जाएगी, इन्होंने बोला 50% अधिक, तो ए की हमने मान ली 100, बी की मान ली 150, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, देखो यहीं पे सवाल गलत हो जाता है, बी की आय से ए की आय अधिक है, तो बी की हमने कितनी कर दी 100%, ए की कितनी कर दी पूरी 150, क्योंकि 50% अधिक कर दी, ठीक है, ए की अधिक है, बस काट दो, 50 3 150, 50 दूनी 100, 3:2 आ गया, हम भी तो 3:2 ही कर रहे थे, ए की 3 कर रहे थे, बी की 2 कर रहे थे,
कैसे भी कर लो, जिसने परसेंटेज पढ़ी है उसे कोई दिक्कत नहीं है समझने में, ठीक है, नॉर्मल है उसके लिए 40% और ये 90%, ठीक है। अब ये बताओ बीच वाली संख्या निकालते हो तो क्या करते हैं, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, और बीच वाली संख्या आ जाती है। तो हमें निकालनी है बीच वाली संख्या, तो कैसे आएगी, 3 की गुणा 40 से 120 प्लस 2 की गुणा 90 से 90 दूनी 180 बटे टोटल 3 और 2 5, कितनी आ गई 120 80 300 बटे 5, 5 से कर दो 5 एकम 5 और 60 पन्ने 3, तो 60%। कोई सवाल कठिन था? ठीक है, आगे देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है तो बचाता कितना है 20%, सीधी बात है। अब ये तो खर्च और बचाने की बात आ गई, ठीक है। यदि कह रहे हैं उसकी आय 12% से बढ़ जाती है, देखो आय बढ़ गई तो मैंने क्या बोला, आय कहाँ लिखते हैं बीच में, इधर खर्च इधर बचत, एक तरफ बचत एक तरफ खर्च, कहीं भी बढ़ लो, ठीक है। और बचत 10% से कम हो जाती है, देखो पीछे वाले सवाल याद करो, पीछे वाले पे आ गए। देखो क्या कह रहे हैं, इसमें बोल रहा है आय को तो बीच में कह रहा है 12% से आय बढ़ जाती है, बचत 10% से कम हो जाती है, तो उसके व्यय में कितनी वृद्धि। ऐसा भी ये सवाल कराया था, 17.5 आई थी ना इसमें, 17.5 का ये सवाल कराया है। हाँ देखो ये आ गया, हाँ ये तो आ गया। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय 12% से बढ़ जाती है, बचत 10% से कम हो जाती है, तो उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि। देखो राघव अपनी आय का, ये सवाल डबल लिख गया, ये सवाल डबल आ गया लिख के, कोई बात नहीं। कौन सा आ गया, ये वाला सवाल डबल हो गया 88, ये सवाल हम ऑलरेडी एक बार करा चुके हैं, तो 88 वाले सवाल को खत्म, ठीक है। अब ये आ गया, ये 87 आ गया, उसके बाद 89, इसे पहले सही कर लो, इसे 88 करो, ठीक है। और संख्या सब गड़बड़ हो गई, इसे 89 करो, ठीक है। इसे सब संख्या गड़बड़ हो गई, इसे यार 90 करो, 90 तक ही कराएंगे आज, ठीक है। आगे भी है 92, चलो ये की भी करा दो, इसे 91 करो, यहीं तक रहने दो। कितना टाइम हो गया आपका, 70 बैठा, ये 4 5 सवाल और करा देते, 91 तक करा देते, 90 तक करा देंगे, 91 हुआ टाइम बचा तो 91 करा देंगे। 88 से देखो, 88 से देखो, ये सवाल डबल लिख गया था, ये क्या हो गया, यहाँ पे ये पेन चल गया, ये मिटा नहीं रहा है, अच्छा, और ये मिटा नहीं रहा है, एक मिनट रुकना भाई साहब, एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ हो गई है, देखिए देखिए अब सही हो गया, तब मिस्टेक हो गई थी थोड़ा सा, उसे रोक के मैंने सही किया है, ठीक है। देखिए अब ठीक हो गया। ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, तो 65% खर्च कर देता है, खर्च कितना करता है 65%, तो बचत कितनी हो गई बताओ, तो बचाएगा कितना, 100 में से 65 हटा दो 35%, यही तो बचाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझो कहना उसकी आय 20.1% से बढ़ जाती है, आय लिखते हैं बीच में, एक तरफ क्या लिखते हैं खर्च परसेंट, इंक्रीज या डिक्रीज खर्च का और बचत का, तो हमने क्या बोला, उसी टाइप के सवाल है ये जो पीछे मैंने एक सवाल करा दिया था, ठीक है। तो क्या है इसमें, आय कितनी 20%, व्यय में कितनी 25% की वृद्धि होती है, एक तरफ व्यय लिखते हैं 25% क्या है वृद्धि, तो वृद्धि के लिए प्लस, एक तरफ व्यय कर देते हैं, इधर एक्सपेंडिचर करते हैं, एक तरफ सेविंग, सेविंग में पूछ रहे हैं तो उसकी बचत है, तो सेविंग में हमें कुछ नहीं पता, हमने मान लिया एक्स है, ठीक है, कि नहीं वृद्धि या कमी उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो हमने एक्स मान दिया, तो कितना मान लिया एक्स, इसमें तो पता है 25% पड़ गई है। ओवरऑल कह रहा है आय में कितनी वृद्धि होती है, उसकी आय में 20.1%, आय में भी वृद्धि हो जाती है 20.1% की, ठीक है, एलिगेशन लगा दो बस। तो यहाँ पे रेशियो कुछ निकल के आता है, वो रेशियो इन्होंने दे रखा है, तो खर्च कितना है भाई साहब 65%, और बचत कितनी है 35%, ये चीज दे रखी है, वृद्धि या कमी ऊपर लिखते हैं, ओवरऑल जो होता है वो नीचे बीच में लिखते हैं आय में, और बकाया जो होता है वो रेशियो नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखना 5 से काटो 13, और 5 से काटो 5 सत्ते 32, तो 13:7 हो गया। अब ये निकालो, ये 25 की गुणा 13 से, एक्स की गुणा 7 से,
ठीक है, तो 13 25 की गुणा करो, 25 या 75 के 5 हासिल कितना हो गया, 7 25 का 25 और 7 32, ठीक है, और प्लस 7 की गुणा x है 7x, तो बटे 13 और 7 20, और बराबर कितना, बीच वाली संख्या 20.1, ठीक। 20 की गुणा इससे 20.1 से करो, ये हो गया 7 325 प्लस 7x बराबर 20 की गुणा करना, 20 की गुणा करो 20.1, तो 20 एकम 20 का जीरो हासिल 2, 20 जीरो का जीरो जीरो, उसमें 2 जोड़ दोगे 2, 20 दूनी 40, कितना हो गया, एक के बाद दशमलव 402, कितना हो गया 402। अब 7x बराबर कितना हो गया, 402 में से ये 325 घटा दो, 77, कितना बचेगा, 77 बचेगा, घटा के देख लेना, क्योंकि 25 75 ये बचेगा, 2 ये है, 77 बचेगा, 7 एकम 7 और 7 एकम 7 एकम, तो x बराबर कितना हो गया 11। तो इसमें भी वृद्धि आएगी, इंक्रीज आएगा, इंक्रीज का मतलब वृद्धि, क्योंकि ये भी प्लस में ही आया, कोई माइनस में थोड़ी आया, तो ये भी किसकी आ गई, वृद्धि होगी। जब आय में खर्च में वृद्धि, इसमें वृद्धि, तो बचत में भी वृद्धि, ठीक है। आगे देखो अगला सवाल कराएं, अगला सवाल एक और देखो इस टाइप का, देखो एक तीसरा सवाल कह रहा है, मोनिका आय का 72% खर्च करती है, उसकी आय 20% से बढ़ जाती है, बचत 15% बढ़ जाती है, तो व्यय में कितनी वृद्धि होगी। तो व्यय में हमने मान लिया एक्स, इधर व्यय लिखते हैं, एक तरफ इधर बचत लिखते हैं, इधर खर्च इधर बचत, जो वृद्धि या कमी होती है खर्चों बचत में, कितनी बचत हो रही है, बचत में 15% बढ़ जाती है, ये भी प्लस के 15%, ठीक है। ओवरऑल मिला के आय कितनी बढ़ जाती है, इधर खर्च बढ़ गया इधर बचत बढ़ गई, ओवरऑल मिला के आय कितनी बढ़ गई, 20% बढ़ गई, ठीक है। तो बस एलिगेशन लगा दो, तो इधर खर्च है, इधर क्या है, खर्च एक्सपेंडिचर, इधर क्या है, सेविंग्स। तो बताना खर्च कितना है, 72% खर्च करती है, हमारे हिसाब से कितना खर्च करती है, 72%, तो बचत कितनी करेगी, 28%, सीधी बात है, क्योंकि एलिगेशन हो जाता है। 4 से काटना, 18 चौक 72, और 4 से काटना, 4 सत्ते 28, ठीक है, आ गया। बस हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करते हैं, इसकी गुणा, इधर इसकी गुणा, ठीक है, तो कर दो 18x और प्लस 15 सत्ते 105, बटे 18 और 7 25, बराबर कौन सी, बीच वाली संख्या जो है 20, 25 दूनी 50 500, 18 एक्स बराबर कितना हो गया, 25 दूनी 50 500 हो जाएगा, और 500 में से 105 इधर घटा में पहुंच जाएगा, कितना हो गया 395। देखो 25 दूनी 50 500, और ये 105 घट जाएगा इधर आके 105, तो 5 इधर 9, 4 में से 1 गया 3, 395, तो 18 एक्स बराबर कितना हो गया, 95 बटे 18, 18 से भाग कर दो 395 को, 18 दूनी 36, 3 बचा, उतारा 5 35, तो 18 एकम 18, दूनी बार नहीं जा पाएगा, कितना बचा, 15 में 60 गए 7, और 1 70 है, या दशमलव लगाओ 0, 18 21 दशमलव 18 ने 162, कितना बचा 8 बचा, अभी चलता रहेगा 21 दशमलव 9, 21 दशमलव 9, 1 दशमलव तक ही तो पहुंच रहा है, 21 दशमलव 9, 21 दशमलव 9, बराबर कितना हो गया, 21.9%। आगे करा है, ये सब चीज बात की है, ऐसे सबको काट दो, ठीक है, हमारा ये आंसर हो गया। आगे देखो, एक दो सवाल करा देना, ठीक है। क्या कह रहा है ये, एक छात्र ने कुल प्रश्नों में से 2/3 का उत्तर दिया, मतलब 3 प्रश्न थे उसमें से 2 का उत्तर उसने दे दिया, ठीक है, 2 का उत्तर दे दिया, और 60% सही, उसमें से भी 60% सही है, ठीक है। शेष प्रश्नों का कितने प्रतिशत, शेष एक प्रश्न बचा, मतलब 2 का उत्तर दे दिया, बचा कितना, 1, तो ये तो नीचे वाली चीज हो गई, 2 का दे दिया 1 बचा, ये तो रेशियो, ये तो संख्या आ गई उन प्रश्नों की, कोई दिक्कत नहीं, ये तो नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। मेरा 60% सही है, शेष प्रश्नों का कितने प्रतिशत उत्तर सही दे, पहले 60% सही दे दिया उसने, बाद में कह रहा है कितना सही दे, हमें नहीं पता, ओवरऑल मिला के कितना 70% प्राप्त होते हैं, कितना हो 70%। इन्होंने क्या बोला, देखो सीधी बात है, एलिगेशन जब आप कंटिन्यू लगाओगे डायरेक्ट आपके हाथ चलने लगेंगे, सेट हो जाएंगे, देखो कितना, इन्होंने बोला 60% सही हो गए, 60% सही हो गए,
और कह रहा है शेष जो प्रश्न बचे उनका कितना प्रतिशत सही करे, तो हमने मान लिया x% सही करे, ओवरऑल मिला के इसको मिला के टोटल 70 हो जाए, यही बात थी। पहले 60% सही कर दिया, दोबारा में कितना सही करे कि ओवरऑल कितना हो जाए 70%। ठीक, इसका रेशियो उन्होंने दे दिया, जो 60% सही करे हैं वो कितने क्वेश्चन सही करे हैं, तो कह रहा ना 2/3 का उत्तर दिया, 2/3 दो का उत्तर दिया, और बकाया बचे क्वेश्चन कितने हैं, टोटल 3 थे तो एक इधर बचा। ठीक है, आगे देखें 60% में कितने 2 क्वेश्चन किए उसने। ठीक है, और ये जो x% है उसके लिए एक क्वेश्चन बचा है हमारे पास। ठीक है, आगे देखो एलिगेशन लगा लो, 60 की गुणा 2 से, x की गुणा 1 से, अब वो क्वेश्चन की संख्या निकल आएगी हमारी, कितने परसेंट सही करें, 60 दूनी 120 प्लस x एकम x बटे 2 और 1 3 बराबर 70, 70 की गुणा 3 से 210, तो x बराबर कितना हो गया 210, और ये 120 माइनस में पहुंच जाए, x बराबर कितना 90% आंसर। ये परसेंट में ही तो आएगा 90, क्योंकि इसने 60% सही किया है। दोबारा में करे कितना परसेंट सही करे कि ओवरऑल 70% हो जाए हमारा। और क्वेश्चन की संख्या इन्होंने दे दी, बोले 2/3 का उत्तर दिया है, तो 60% में कितने का उत्तर दिया है 2 का, ओवरऑल कितने हैं 3 क्वेश्चन, 2 का उत्तर उसने दे दिया, तो कितना क्वेश्चन बचा 1 क्वेश्चन। ये अनुपात है ना कि वैल्यू। ठीक है, तो हमारे हिसाब से कितना 90% उसे सही करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो, ये लास्ट क्वेश्चन करा है। ठीक है, आज का, उसके बाद कल से कराएंगे, कल खत्म करा देंगे रेशियो हो सका तो, अगर बाई चांस नहीं हो पाता है तो परसों तक हो जाएगा, वैसे मुझे लग रहा है कल हो जाएगा। देखो बचेगा तब बता दूंगा, टाइम बचेगा थोड़ा बहुत। देखो क्या ना, दो कक्षाओं m तथा n के औसत अंक 25 और 40 है, m के और n के, और प्राप्त समग्र औसत सबका मिल, प्राप्त समग्र, समग्र मतलब टोटल का औसत कितना है 30 है, m का इतना है, n का इतना है, टोटल का इतना है, तो m और n छात्रों की संख्या, भाई साहब कितना सरल है, एक तरफ m लिखा एक तरफ n लिखा, m का टोटल औसत m का कितना है 25 औसत, n का कितना है 40 औसत है, और समग्र मतलब टोटल का कितना है 30, इसका मिलाया टोटल का बना दिया, तो बस संख्या पूछ रहा है तो कितनी होगी, तो 25 30 कितना हो गया 5, और इसे 40 में से 30 गया 10, कितना हो गया 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कितना हो गया 2:1। बस है ना, m तथा n के छात्रों का अनुपात 2:1 आंसर। सवाल में कोई कठिन था, यहीं तक आज रहने देते हैं। ठीक है, टाइम कितना हो गया, टाइम भी हो चुका आपका 27 मिनट। ठीक है, आप लोग बस इतना काम करना, दबा के प्रैक्टिस करते रहना बस। ठीक है, क्वेश्चन आज कितने 21 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, तो दबा के क्वेश्चन करने हैं आपको, बस इतना ही काम करें, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, क्वेश्चन करते रहो अच्छे अच्छे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। और हाँ, एक बात और सुनो, जिसने भी पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं, पहली दूसरी 3 क्लास हो गई 4 क्लास हो गई, पहले क्लासेस देख लेना अच्छे से, उसके बाद इसे कर लेना, तब चारों क्वेश्चन की, अब आप कल क्लास में जब बैठोगे तो इन सबकी प्रैक्टिस करके आओगे, ये बात सुन लो। ठीक है, अच्छे से। और आज जो भी बताया मैंने वैसे पुरानी वीडियो पे लगा दिया था, जो कुछ भी लगाना था, मतलब वीडियोस लगानी थी, फिर भी इसमें बोल के बता दे रहा हूँ, जिसने नहीं किया है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, ये सब पुरानी क्लास है, लासा मासा की हो गई, और सिंपल इंटरेस्ट हो गया, उसके बाद क्या हो गया डिस्काउंट वगैरह हो गया, ठीक है, एवरेज वगैरह हो गया, ये सब पुरानी क्लासें कर ले। एलिगेशन में उन सब का मिक्सअप है, जितने क्वेश्चन मैंने पीछे कराए हैं ना अलग अलग टाइप से, एलिगेशन में उन हर तरह के क्वेश्चन हो रहा है केवल एलिगेशन से। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहले सब क्वेश्चन करा दिया, एलिगेशन इसीलिए बाद में रखा आपके लिए। ठीक है, जिससे आप अच्छे से एलिगेशन से मैथ में क्वेश्चन करना सीख जाए। ठीक है, अब एलिगेशन ही होगा, आप जहाँ चाहो वहाँ लगा दोगे, क्योंकि मैंने सिखा दिया। शुरू में जहाँ कहीं कहीं बीच बीच में लगाता था, जहाँ जरूरत होती थी तो वह समझा देता था, यहाँ पे मैं विस्तार से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो बस इतनी है, दबा के प्रैक्टिस करें, अच्छे से मेहनत करते रहें, और एग्जाम वगैरह फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, जो भी CHSL वगैरह में आए हैं और रेलवे में भी आई हैं। ठीक है, तो वैकेंसी और भी जैसे आते रहे, फॉर्म फिल वगैरह करते रहें, और जहाँ जहाँ मैथ आती रही, मैथ की तैयारी करते रहें, एकदम बढ़िया मैथ की तैयारी हो रही है। आप देख लेना, आप एग्जाम देने जाओ, उसके बाद अगर मेरी प्रैक्टिस करके जाओगे अच्छे से, तो आप देख लेना, आपने किसी का पेड कोर्स लिया हो, कहीं देखा हो, उसे देख लेना, मेरे कोर्स को देख लेना। ठीक है, और एग्जाम हिसाब से कुछ आते हैं फिर देखना क्या पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, कल मिलते हैं रात 8 बजे।